नमस्कार नमस्कार भाई, बोलिए कुछ। जी, आवाज़ आ रही है नमस्कार। मेरी? नमस्कार, नमस्कार नमस्कार। सभी को, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अग्रसर के इस पटल से। मैं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एकत्र हैं एक विशेष चर्चा परिचर्चा के लिए। जी हाँ, आज हम आपको कहानियों की दुनिया में लेकर के चलेंगे। जी हाँ, कहानियां, ये शब्द जो है ना, हमें बचपन से ही बड़ा लुभाता रहा है। कहानियां चाहे दादी नानी से हमने सुनी या उसके बाद जो है अपने माता पिता से सुनी, और फिर बड़े होते होते धीरे धीरे पुस्तकों की दुनिया जो थी, कहानियों की पुस्तकों की दुनिया से हम गुजरे और उपन्यासों तक पहुंच करके और फिल्मी पर्दे पर भी जब हम देखते हैं तो सब जगह कहानियां ही कहानियां होती हैं। तो आज आज हम जिस कहानी की पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है हाजरा का बुर्का ढीला है। जी हाँ, ये डॉक्टर तबस्सुम जहां जी की पहली पुस्तक है, पहला कहानी संग्रह है। और पहली पुस्तक का आना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे घर में शिशु का आगमन। उसके आने से जिस तरह की खुशी होती है, पहली पुस्तक के आने की बिल्कुल वैसी ही खुशी होती है। तो सर्वप्रथम तो डॉक्टर तबस्सुम जहां जी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस प्रथम कहानी संग्रह के लिए। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ जो व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं वो सभी अपने अपने क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। आज के आयोजन की अध्यक्षता आदरणीय गिरीश पंकज सर कर रहे हैं, जो कि थोड़ा सा देरी से जुड़ पाएंगे। हम सभी से थोड़ा तकनीकी व्यवधान आ रहा था उन्हें जुड़ने में, लेकिन वो आएंगे जरूर। कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये कहकर हम अपने दिल को बहला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बस वो थोड़ी ही देर में हम सभी के साथ जुड़े हुए होंगे। बहुत ही कमाल के अद्भुत व्यक्तित्व हैं, बहुत ही लाजवाब शख्सियत है उनकी, और साहित्य की लगभग हर विधा पर उनकी लेखनी जो है वो चली है। साथ ही साथ आज के आयोजन के जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, वो भी एक कमाल के व्यक्तित्व हैं। उनका आशीष, उनका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहा है। वो एक ऐसे बरगद हैं हम सभी के लिए, जिनके शीतल छाया में बैठ करके हम सब ने बहुत सुकून पाया है, बहुत चैन पाया है और बहुत कुछ सीखा भी है। जी हाँ, श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर, जिनका नाम जो है आकाशवाणी की दुनिया में बड़े अदब सम्मान से तो लिया ही जाता है, साहित्य जगत में भी उतने ही अदब और सम्मान के साथ उनका नाम जो है हमेशा से ही लिया जाता है। अगर मैं बताना शुरू करूं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में तो वो इतना लंबा परिचय है, लेकिन फिर भी ये कोशिश उनके व्यक्तित्व को चंद शब्दों में समेटने की मैंने की है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि एमएससी भौतिक विज्ञान की शिक्षा पाकर के भारतीय प्रसारण सेवा अधिकारी से वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उप महानिदेशक आकाशवाणी, पूर्व निदेशक आकाशवाणी दिल्ली, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय प्रसारण सेवा आकाशवाणी। साहित्यिक उपलब्धियों की अगर बात करें तो दुष्यंत कुमार द्वारा स्थापित हिंदी गजल को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कवियों में पहली गजल फरवरी 1977 में सारिका पत्रिका में उनकी प्रकाशित हुई। कविता की 30 विधाओं, गीत, नवगीत, गजल, छंदमुक्त कविता, दोहा, माहिया, पद, मुक्तक, रुबाई, हाइकू, घनाक्षरी, सवैया, कुंडलिया, क्षणिका, कहमुकरी, त्रिवेणी और भी न जाने कितनी ही, इन सभी में रचनाकर और देश विदेश की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में जो है इनकी रचनाएं आरंभ से ही प्रकाशित होती रही हैं। ये हमें हमेशा ऐसा मान सम्मान देते रहे हैं आदरणीय कि विदेशों में जाकर के इन्होंने भारत के मस्तक को सदैव गर्व और गौरव से उन्नत किया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय कविता महोत्सव 2016 में भारत एवं हिंदी के प्रतिनिधि कवि रहे। 2010 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान और कवि की कविताओं पर केंद्रित एक शाम के मुख्य व्यक्तित्व रहे। 2010 में उत्तरी आयरलैंड, वेल्श और ब्रिटेन के कई नगरों में कविता पाठ कर चुके। 2014 में मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन में भागीदारी और कविता पाठ कर चुके हैं। 2005 में प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में पोलैंड, त्रिनिदाद, सूरीनाम और इंग्लैंड में कविता पाठ कर चुके हैं और इनकी कविताओं का अनुवाद अरबी, जापानी, स्पेनिश, इटालियन, रूसी, तमिल, असमी, मलयालम, डोगरी आदि अनेक भाषाओं में जो है हो चुका है। और अगर सम्मानों की बात करें तो अनेक सम्मानों से इन्हें नवाजा जा चुका है। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान तथा एक पूरी शाम हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा बाल साहित्य सम्मान, संसद भवन में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, भारतेंदु सम्मान, उद्धव शिखर सम्मान सहित इटावा हिंदी निधि का शिखर सम्मान आदि अनेक सम्मानों से इन्हें नवाजा जा चुका है। और लाल किला जैसे प्रतिष्ठित मंच पर न जाने कितनी ही बार
जो है आप काव्य पाठ कर चुके हैं। श्री राम कवि सम्मेलन, गीत चांदनी सहित देश भर के प्रतिष्ठित कवि सम्मेलनों मुशायरों में कविता पाठ कर चुके हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी, बलबीर सिंह रंग जी, बाबा नागार्जुन जी, त्रिलोचन जी, केदारनाथ अग्रवाल जी, केदारनाथ सिंह जी, अहमद फराज जैसे कवियों के साथ काव्य पाठ कर चुके हैं। और निश्चित तौर पर ये हम जैसे अदना व्यक्तित्वों का सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। ओशो रजनीश जी ने इनकी एक गजल की व्याख्या करते हुए संपूर्ण प्रवचन भी दिया था और अनेक प्रतिष्ठित गायकों द्वारा गजलों का देश विदेश में गायन हो चुका है। स्टार प्लस चैनल द्वारा कविताओं की धारावाहिक नाट्य प्रस्तुति हो चुकी है और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कविताओं के अलावा व्यंग्य, लघु कथाएं, लेख, बाल कहानियां आदि इनकी प्रकाशित हो चुकी है। इन पर अनेक शोध कार्य हो चुके हैं। मतलब मैं ये कहती हूँ कि ये वो शख्सियतें हैं जिन्हें देखकर हमें सीखने को मिलता है कि समय कितना कीमती है और इसके हर एक क्षण का इस्तेमाल सार्थकता से किया जाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आदरणीय। हम वाकई अभिभूत हैं आपको अपने बीच पा करके और ये हमारा वाकई सौभाग्य है कि आपके साथ जुड़कर अनेक मंचों पर हमें भी आशीर्वाद मिला है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बात कर रहे थे तबस्सुम जहां जी की, जिनकी कहानियों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और आज वो बिल्कुल एकदम ऐसे मेजबान भी हैं, मेहमान भी हैं, दोनों भूमिकाएं में हैं। तबस्सुम जी को मैं व्यक्तिगत जो है जितना जानती हूँ तो मेरा ये मानना है कि धारा के विपरीत बहने की जो उनकी प्रवृत्ति है, लीक से हटकर काम करने की जो उनकी प्रवृत्ति है और गलत का विरोध सही समय पर सही तरह से आवाज उठा करके करने की प्रवृत्ति उन्हें समकालीन रचनाकारों में सबसे विशिष्ट और अलग व्यक्तित्व देती है। निश्चित तौर पर बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व हैं आप भी। आप लेखिका भी हैं, आप कवयित्री भी हैं, आप समीक्षक भी हैं, आप कहानीकार भी हैं, आप बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो है प्रवक्ता भी हैं और केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली में पैनलबद्ध मूल्यांकन भी आप करती हैं। साथ ही साथ आपकी रचनाएं जो हैं अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होती रहती हैं। निर्मला गर्ग संपादित पुस्तक जो है उसमें इनकी भागीदारी रही। बांग्ला भाषा में 2 लघु कथा इनकी अनुवादित हो चुकी हैं। अनेक साझा संकलनों में इनकी कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कहानियां, लघु कथाएं, कविताएं, आलेख, पुस्तक समीक्षाएं, फिल्म समीक्षाएं, साक्षात्कार आदि इनके निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। साथ ही साथ इन्हें सम्मानों की अगर बात करें तो कहानी कविता पुरस्कृत होने पर हरियाणा इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन हाइफा द्वारा 3 बार सम्मानित किया जा चुका है और 2 कथा बिंब पत्रिका द्वारा लघु कथा जो है इनकी पुरस्कृत हो चुकी है। समाज सेवी संस्था द्वारा राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। आकाशवाणी हिसार और स्पॉटिफाई पर सुप्रसिद्ध आरजे आनंद शर्मा जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके द्वारा 2 कहानियों का प्रसारण भी हो चुका है और अभिनेता राकेश श्रीवास्तव जी द्वारा लघु कथा देवी अम्मा की जय का यूट्यूब पर प्रसारण भी इनका हो चुका है और आजकल काव्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुक्त छंद और गजल दोनों पर बहुत दक्षता के साथ कलम चला रही हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर तबस्सुम जहां जी। और अब हम आते हैं हमारे हरियाणा की हिसार की बहुत ही विशिष्ट आवाज, जिनकी आवाज का तिलिस्म और जादू जो है वो सबके सर चढ़ करके बोलता है। आप कमाल की आवाज के साथ साथ अंदाज की अदायगी जो है इतनी बाकमाल रखते हैं कि सबसे इतर नजर आते हैं। श्रद्धेय गिरीश पंकज सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सबको, नमस्कार। प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी आनंद शर्मा जी पिछले लगभग 10-15 सालों से आकाशवाणी हिसार में तो निरंतरता में उद्घोषक के तौर पर कार्य कर ही रहे हैं। साथ ही साथ वो जो हैं प्राइवेट चैनल पर भी आरजे के तौर पर कार्य कर चुके हैं। इनकी सबसे बड़ी विशिष्टता आकाशवाणी और प्राइवेट चैनल दोनों जगह ये रही कि ये कार्यक्रम को बनाने का जो इनका तरीका है वो बिल्कुल अलग तरह का है। अलग अंदाज के कार्यक्रम सामने लेकर के आते हैं और पूरी मेहनत करते हैं किसी भी कार्यक्रम को बनाने में और साथ ही साथ जो है लेखनी में भी कमाल कर रहे हैं। इनकी कविताएं जो है आजकल बहुत वायरल हो रही हैं और जैसे ही ये लिख के हटते हैं कविता तुरंत हाथों हाथ लोगों तक पहुंचती हैं और बहुत वायरल होती हैं। लेखन में बहुत कमाल कर रहे हैं और आकाशवाणी और उसकी आवाज तो ये बाकमाल है ही और साथ ही साथ मंच संचालन जैसे क्षेत्र में भी निरंतरता में कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका आनंद जी।
श्रद्धेय गिरीश पंकज सर जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वप्रथम तो उन्हें बहुत ही अदब के साथ मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और हिंदी के एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार, कवि और व्यंग्यकार जिन्होंने लगभग हर विधा पर अपनी लेखनी चलाई है। एक ऐसे वट वृक्ष हैं साहित्य जगत के जिन्होंने अदब की दुनिया को बहुत कुछ दिया है। कुछ लोग साहित्य से लगाव रखते हैं, कुछ सिर्फ लेखन से जुड़े रहते हैं, लेकिन कुछ लोग साधना करते हैं। तो ऐसे साधनारत व्यक्तित्व हैं श्रद्धेय गिरीश पंकज सर। इनके 30 व्यंग्य संग्रह, 11 उपन्यास समेत विभिन्न विधाओं में 110 पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्हें व्यंग्य लेखन के लिए अट्टहास सम्मान, श्री लाल शुक्ल व्यंग्य सम्मान, लीला रानी सम्मान, व्यंग्य श्री सम्मान और साहित्य भूषण समेत अनेक सम्मान और पुरस्कार जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। इनकी कविताएं भारतीय स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल की जा चुकी हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि अगर दूसरे देशों की बात करें तो विदेश भ्रमण में अमेरिका, यूके समेत 10 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी, उर्दू, सिंधी, भोजपुरी, असमिया, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाओं में काम कर चुके हैं। और हिंदी सेवी सम्मान त्रिनिनाद भी इन्हें मिल चुका है। रमणिका फाउंडेशन दिल्ली द्वारा भी इन्हें सम्मान मिल चुका है। इनके व्यंग्य संग्रह जो है ट्यूशन शरणम गच्छामि, भ्रष्टाचार, विकास अधिकरण, मंत्री को जुकाम, ईमानदारों की तलाश, हिट होने के फॉर्मूले आदि अनेक जो हैं पुस्तकें इनकी हमारे सामने आ चुकी हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, कहानीकार भी हैं, कवि हैं, बाल साहित्यकार हैं, गजलकार हैं, व्यंग्यकार हैं, कविता कोश और गद्य कोश में इनकी रचनाएं हैं और 20 से अधिक इनकी रचनावली हैं और सद्भावना दर्पण पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। तो ऐसे वरिष्ठ व्यक्तित्व को हम अपना सादर प्रणाम करते हैं और एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो दर्शकों, आप सब भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। उत्कर्ष गर्ग जी सभी को नमस्कार कह रहे हैं। फरजाना खानम जी जो कि तबस्सुम जहां जी की बहन है, बड़ी दीदी हैं और बहुत स्नेह देती हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इंदु जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पटल से हम सभी को जोड़ने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं हाजरा का बुर्का ढीला। कहानी पर, जैसे कि मैंने कहा कि कहानी विधा ऐसी है कि एक बार को शायद कविता के प्रति कुछ कम लोगों का ध्यान जाए या कविता में कम शौक हो, लेकिन कहानी जो है बचपन से ही एक बच्चे के कान में मंत्र की तरह फूकी जाती है, चाहे दादी नानी के जरिए, चाहे जो है वो उसके बाद अपने दोस्तों के माध्यम से या फिर किताबों के माध्यम से। तो हाजरा का बुर्का ढीला है ये जो पुस्तक है, इसमें डॉक्टर तबस्सुम जहां जी की 12 कहानियां संकलित है और हर कहानी लीक से हटकर बात करती है, हर कहानी वर्तमान विसंगतियों पर प्रहार करती है, हर कहानी कुछ सोचने पर विवश करती है और हर कहानी की जो सबसे ज्यादा बड़ी विशेषता मुझे नजर आई वो ये है कि आम फहम व्यक्तित्वों की समस्याओं को सामने रखती है। तो आज इसी पुस्तक पर चर्चा होनी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी तो हम आनंद शर्मा जी से शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि आनंद जी जो हैं इनकी कहानियों का पाठ भी कर चुके हैं। तो उस प्रोसेस से गुजरते हुए इन्हें कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे हाजरा का बुर्का ढीला है के बारे में? आपका माइक है, आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? माइक ऑन कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है जी जी, हाँ जी आ रही है, लेकिन पीछे का शोर ज्यादा आ रहा है आपके यहाँ म्यूजिक वगैरह का। नहीं, मेरे यहाँ म्यूजिक नहीं बज रहा है, म्यूजिक कहीं और बज रहा है जो मुझे भी अच्छा। हाँ, जिनके यहाँ भी है ना माइक ऑन कर ले। मैं आग्रह करूंगी कि आप सब प्लीज अपना माइक एक बार म्यूट कर लीजिए। हाँ, गिरीश सर प्लीज आप भी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। आनंद जी जी, नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को। और मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। गिरीश पंकज जी हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, डॉक्टर तबस्सुम जहां जी, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी। मुझे तो लगता है कि पता नहीं मैं इस मंच के लायक हूँ भी या नहीं, इंदु मिश्रा जी हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल बरगद है और मैं तो पौधा भी नहीं हूँ अभी इस क्षेत्र का। अभी अंकुरित हुआ हूँ बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ करना है, परंतु सौभाग्य है मेरा और आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया कि मुझे इसमें जुड़ने का मौका मिला है। तो आज हम बात कर रहे हैं हाजरा का बुर्का ढीला है। तो मैं शुरुआत से बात करता हूँ जी कि मुझे कहानियां पढ़ने का शौक है और कहानियां सुनने का भी शौक है। बचपन से मैं बहुत सी कहानियां सुनता आया हूँ, मुझे कहानी सुनने का वाकई में बहुत शौक है।
बचपन में नानी दादी से कहानियां सुना करते, फिर मम्मी से कहानियां सुनता रहा। तो हमेशा कहानियां सुनने और उनके थ्रू एक दुनिया बनाने का मुझे शौक है। जब हम कहानियां सुनते हैं तो एक दुनिया में हम एंटर कर जाते हैं, चाहे वो राजा रानी की कहानी हो, फिर वो आगे आए तुमने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी और हम अचानक से उस दुनिया में चले जाया करते हैं जहाँ पर जो कुछ हो रहा है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने आरजे बनने को चुना, जो कि मेरा शौक था। मैं बहुत बचपन से चाहता था कि मैं आरजे बनूं, और फिर उसी के को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहानियां पढ़ना शुरू किया। तो खैर बीच में इसको ख़त्म करते हुए हम आते हैं कि कैसे मेरी मुलाकात हुई तबस्सुम जी से। तो मैं हमेशा अच्छी कहानियां ढूंढता रहता हूँ जिनसे कि मैं जब आप को लोग सुनते हैं तो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है कि वो आप ऐसा कुछ कहें जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा हो, और न सिर्फ अच्छा हो बल्कि एक संदेश भी पहुंचाए। तो हमेशा जब मैं कहानियां पढ़ता तो मुझे हमेशा ऐसी कहानियों की ज़रूरत होती है जो अगर समाज में जाएं तो समाज के लोगों को कुछ अच्छा दे सकें, उनको एक मैसेज दे सकें, उनको एक एक तरह से एक संदेश जो है उन तक पहुंच सके। और इसी क्रम में मैंने डॉक्टर तबस्सुम जहाँ जी से मेरी मुलाकात हुई अल्पना जी के थ्रू। अल्पना जी से मैं करीब पिछले 20 साल से वाकिफ़ हूँ, और उन्होंने कहा कि आप तबस्सुम जी की कहानियाँ पढ़िए, वो बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ लिखती हैं। और तब पहली बार मैं इनसे मुलाकात हुई मेरी, मैंने इनकी कहानियाँ पढ़ी तो मुझे बहुत ही प्रभावित किया इनकी कहानियों ने। और पुस्तक आने से पहले ही मैंने इनकी 2 कहानियाँ जो हैं वो विभिन्न मंचों पर मैंने पढ़ी। एक तो अपने अपने दायरे और एक हाजरा का बुर्का ढीला है। बाद में इनकी पुस्तक आई, वो है, लेकिन मैंने वो 2 कहानियाँ मुझे बेहद पसंद आई। क्यों पसंद आई? क्योंकि उन दोनों ही कहानियों में आप देखेंगे, यूँ तो जो पूरी 12 कहानियाँ हैं तबस्सुम जी की, वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। जैसा कि अभी अभी कहा अल्पना जी ने कि तबस्सुम जी जो है वो हमेशा धारा के विपरीत बहती हैं, जो सबसे मुश्किल काम है। सबसे आसान है धारा के साथ बहना, सबसे आसान है वो लिख देना जो कि आजकल लिखा जा रहा है। जैसे मेरे पास रोज़ाना करीब 8, 10, 15 कहानियाँ आती रहती हैं कि मैं अपने चैनल पे, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पे पढ़ूँ, या मैं आकाशवाणी पे पढ़ूँ, या मैं स्पॉटिफ़ाई पढ़ूँ। परंतु यकीन मानिए कि उन 8-10 कहानियों में से शायद एक भी नहीं होती जो कहानी पढ़ने लायक होती है। क्योंकि उसको सुन के उसका एक दृश्य ही नहीं बन पाता, क्योंकि उन कहानियों वो कहानियाँ कम है और प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई हैं। वो एक सामान हो गई हैं, वो बाज़ार के तहत एक सामान हो गई हैं जो लोगों को हो सकता है पसंद आए, परंतु उस कहानी को पढ़ के आप कहीं पहुँच नहीं पाएँगे। तो उस दौर में तबस्सुम जी वो कहानियाँ लिख रही हैं जो एक मैसेज देती हैं, जो समाज के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, जो प्रहार कर रही हैं सोसाइटी में, उन चीज़ों पर जहाँ पर प्रहार होना चाहिए। और हर एक जो प्रहार है वो मुझे लगता है कि वो काम करता है देर से या जल्दी। तो उनके पास अथाह भंडार है शब्दों का। मैंने शायद सीखना छोड़ दिया था जब से मैं आरजे बना था, तो मुझे लगता था कि अब मुझे बहुत सारी हिंदी आ गई है। यकीन मानिए जब मैं तबस्सुम जी से मिला तो मुझे लगा कि मुझे सीखना दोबारा शुरू करना चाहिए, क्योंकि इनके पास हिंदी का इतना अथाह भंडार है, इतने शब्द हैं इनके पास, और बुद्धिमत्ता है उन शब्दों को सही प्रयोग करने की। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमें शब्द आता है, परंतु वो शब्द हम कहीं भी यूज करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे आता है। लेकिन तबस्सुम जी के पास हर एक शब्द को उसकी जगह देने की एक बहुत ही गजब की बुद्धिमत्ता है। तो वो सब सीखा। और तबस्सुम जी तो मेरी गुरु भी हैं, क्योंकि कविताएं जो लिखना है, कविताओं को ठीक करना है, मैंने इन्हीं से सीखा है। तो हम हाजरा का बुर्का ढीला पे आते हैं। जो हाजरा जो है वो कमाल की किताब है इनकी। मुझे हर एक कहानी पसंद है। मैंने इनकी 3 कहानियां जो हैं वो उनको मैंने आवाज़ दी है, और हर कहानी को आवाज़ देते हुए मैंने खुद को थोड़ा-सा बेहतर किया है। कहानी तो क्या बेहतर है ही, मैंने खुद को थोड़ा बेहतर किया है। जैसे अभी मैंने इनकी कहानी पढ़ी सच्चा भक्त। इतनी कमाल की कहानी है। आज के परिप्रेक्ष्य में वो कहानी मुझे लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी को सुननी चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आजकल कोई लिखता नहीं है। आजकल सिर्फ कहानियाँ जो हैं वो लिखी जाती हैं 18 से लेके और 25 साल तक के लोगों के लिए। बस उसमें कुछ प्रेम हो, उसमें बस प्रेम से ही शुरू और प्रेम पे खत्म हो जाए। तो कहानियाँ वो जो सोसाइटी को मैसेज दे सकें, वो कहानियाँ आजकल मुझे लगता है गायब हो गई हैं। और उस समय में जो तबस्सुम जी की किताब है वो कमाल की किताब है। हर एक कहानी अपने आप में पूर्ण कहानी है, और वो एक दृश्य बनाती है जो हम बचपन में बनाया करते थे। हम एक बचपन में अलग दुनिया में पहुंचा करते थे। जब मैं पढ़ रहा था सच्चा भक्त, तो मुझे याद है मैंने जब पहली
वो कहानी भेजी तबस्सुम जी को कि मैंने सुनिए आप, आपको कैसी लगी। तो तबस्सुम जी ने मुझे मैसेज दिया कि आपके अंदर पंडिताइन की आत्मा घुस गई है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि मैं उसको इतने अच्छे से, उस पात्र को इतने अच्छे से पढ़ पाया कि उनको ये लगा कि हाँ मेरे अंदर पंडिताइन की आत्मा घुस गई है। मैं चाहूंगा कि मैं उस कहानी की कुछ पंक्तियां जो आपके सामने रखूं और जी। मेरी आवाज में। हम्म। जी। तो ये कहानी है एक पंडित और एक मौलवी साहब के, जुम्मन मियाँ की दोस्ती की, और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। उसका एक पक्ष है जब पंडित जी जो हैं वो खत्म हो चुके हैं और पंडिताइन, आप सोचिए वो क्या दृश्य है कि पंडिताइन के पति स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहती है अभी, क्या, ताकि जुम्मन मियाँ की बेटी की शादी में कोई खलल ना पड़ जाए, क्या? ताकि उनकी बेटी जो विदा होनी है उसमें खलल ना पड़ जाए। तो उस वक्त की एक, सुनिएगा, डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर किया कि अब पंडित जी नहीं रहे, और क्या कहती हैं पंडिताइन जी कि डॉक्टर आनंद साहब। जी, आनंद, एक मिनट, छोटा सा करेक्शन जी। कर ले। वो मौलवी नहीं हो, मौलवी से तो हाँ, बातें बदल वो जाए। जो, जी तो जी 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 जी, क्षमा चाहूंगा। दर्जी। हाँ, हाँ, दर्जी हैं, हाँ जी जी, क्षमा चाहूंगा। तो वो कहती हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि पंडित जी अब नहीं रहे। तो पंडिताइन कहती हैं कि डॉक्टर साहब, अभी किसी को पता न चले कि पंडित जी का देहांत हो गया है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर साहब की तो हैरत का ठिकाना ही न रहा। आखिर वो ऐसा क्यों कह रही थी? इससे पहले कि वो इसकी वजह पूछते, पंडिताइन खुद ही बोल उठी, डॉक्टर साहब, आज गांव के दर्जी मिस्त्री जुम्मन मियाँ की बिटिया का गौना जाने वाला है। पंडित जी उसे अपना छोटा भाई मानते थे डॉक्टर साहब, और उसकी बिटिया को अपनी बिटिया। बेचारा बहुत गरीब आदमी है, जैसे तैसे अपनी बिटिया की शादी कर रहा है। चौपाल पर बारात आई धरी है डॉक्टर साहब, पूरा गांव बारात की सेवा टहल में लगा है। जैसे ही सबको पता चलेगा कि पंडित जी का देहांत हो गया है, पूरा का पूरा गांव ढुल आएगा यहाँ, फिर एक पत्ता भी न खड़केगा वहां पर। क्या बात, बहुत बहुत। हम्म। फिर वहां बारात की सेवा टहल कौन करेगा? नहीं नहीं पंडित, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अनर्थ हो जाएगा। जब तक मिस्त्री की बिटिया का गौना नहीं हो जाता, तब तक सबसे पंडित जी की बात छुपानी होगी। मेरे बेटे कच्चे दिल के हैं, जैसे ही उनको अपने बापू के बारे में पता चलेगा, वो तो आपे से बाहर हो छाती पीट पीट कर रोने लगेंगे। उनको अभी भान भी नहीं लगने देना है डॉक्टर साहब कि उनके बापू सुरग सिधार गए हैं। ये जो लाइनें हैं, इतनी पावरफुल लाइनें हैं, इतनी पावरफुल लाइनें हैं कि जब जब मैं इन लाइनों को पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत कमाल लिखती हैं तबस्सुम जी, बहुत ही कमाल। यूं तो मेरा मन है कि मैं सारी कहानियां पढ़ के सुनाऊं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर समय की सीमा है। और देखिए, मैं साहित्य से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, मुझे साहित्य का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं सिर्फ आवाज में ही कुछ थोड़ा बहुत कर पाता हूँ। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि बेहतरीन कहानी संग्रह है। हर एक इंसान को जिसको कहानियों में जीने का शौक है, यथार्थ से परे, जो चाहता है कि कुछ ऐसी दुनिया में जिया जाए जो कहानियों से, यथार्थ से अलग हो, तो उन्हें जरूर पढ़नी चाहिए। यदि आप कहानी सुनने का शौक रखते हैं तब भी, और नहीं रखते हैं तब भी पढ़नी चाहिए। कुछ कहानियां जो हैं वो कोरोना काल पे लिखी गई हैं, इतनी बेहतरीन कहानियां। मैं कभी भी कहानी पढ़ते हुए इमोशनल नहीं होता हूँ, क्योंकि कहानी पढ़ना मेरा काम है। जब आपका कुछ काम होता है तो आप उसको लेकर के थोड़े से तटस्थ हो जाते हैं, आप उसको लेकर के इनर्ट हो जाते हैं। लेकिन एक कहानी है जिसमें वो पटरी पर मजदूर जा रहे हैं और ट्रेन उनको रौंद देती है, मौत बे आवाज आती है। यकीन मानिए मैं रोया हूँ उस कहानी को पढ़ करके। तो यदि आप कहानियों में जीना चाहते हैं तो मेरा ये वो है कि आप सबसे सुझाव है कि हाजरा कब्र का ढीला है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बेहतरीन संग्रह, और बहुत बहुत बधाइयां तबस्सुम जी को इतनी बेहतरीन कहानियां लिखने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आनंद जी, बिल्कुल आपने तो विस्तार पूर्वक बहुत ही तरीके से और सारी चीजें क्रमवार रखी हैं, और
बिल्कुल दिल से निकले उद्गार, क्योंकि कई बार आप उनकी कहानी पढ़ चुके हैं, तो उस पर रचना प्रक्रिया से, उस सारी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं, अनुभूत किया है आपने उन कहानियों को, और वाचन भी बहुत कमाल किया, बहुत खूब, और बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल आप लगातार पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, और पॉडकास्ट में भी कहानी वाचन ज्यादा कर रहे हैं। ये एक बहुत जी अच्छा प्रयोग है, और ये इस तरह का प्रयोग जो है कहानियों को आसानी से लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि अब सुनने में ज्यादा यकीन रखते हैं लोग, पढ़ना थोड़ा कम हो जी गए जी हैं। जी जी जी। जी जी, बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 12 कहानियों की बात की आनंद जी ने, तो अपने अपने दायरे, मौत बे आवाज आती है, गुरु दक्षिणा, सच्चा भक्त, हाजरा कब्र का ढीला है, झूठा ईश्वर, भूसे की सुई, भूख बनाम साहित्य, पानी और आसमान, प्रेम और समर्पण, कला और भीख, शहर वापसी। ये सारी जो कहानियां हैं, ये 12 कहानियां अपने आप में जो है इतना विस्तार लिए हुए हैं। हालांकि हाँ, मेरा ये मानना है कि कम में कहना ना बहुत कठिन हो जाता है अक्सर, और कोरोना काल में जो विसंगतियां उपजी, कोरोना काल का अगर सही चित्रण देखना हो कि उस समय क्या स्थितियां थी, क्या भयावह स्थितियां थी, तो आप इन कहानियों को पढ़ करके जान सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कहानियां जो हैं, जैसे कि अपने अपने दायरे कहानी की भी अगर हम बात करें, तो वो कोरोना की विभीषिका को और उस दौरान आम जनता को हुई परेशानी सभी जो है आपके सामने रखते हैं। तो सभी बहुत ही रोचक कहानियां हैं, बहुत ही लाजवाब कहानियां हैं, और कोई भी रचनाकार जब अपने रचना कर्म से साथ साथ चल रहा होता है, तो वो पीड़ा वो अनुभूत करता चलता है, और उसे जीता हुआ चलता है, उन पात्रों में वो स्वयं कहीं ना कहीं होता है। तो जब हम ये कहानियां पढ़ते हैं, तो मुझे अक्सर बहुत सारे स्थानों पर लगा कि तबस्सुम जी का व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं इन कहानियों में जो है ना। और एक खास बात जो मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर तबस्सुम जी को जानती हूँ, तो अक्सर इनसे बातें करते हुए बहुत सारे संदर्भों में, और मैंने देखा है कि कहानी के प्लॉट्स तुरंत निकाल लेती हैं। ये हमारे आसपास की जो घटनाएं हैं या आपसी संवाद है, उनमें से भी अक्सर मैंने देखा है कि एक अलग पहलू ढूंढ करके और कहानी का प्लॉट उनके दिमाग में तुरंत आता है। और ये जो है एक सच्चे कलमकार की निशानी है, सच्चे कहानीकार की निशानी है, कि जब आप प्लॉट जो है तलाश लेते हैं अपने आसपास इस तरह के, आप अनदेखा करके नहीं गुजरते हैं घटनाओं को। सबसे बड़ी बात, आप संवेदना रखते हैं, आप उन विषयों को बड़ी बारीकी से पकड़ते हैं और उन पर रचते हैं। तो ये खूबी जो है तबस्सुम जी में है। और भाषा के ज्ञान की बात की आनंद जी ने, तो वाकई भाषा पर अच्छी दक्षता है, हिंदी और उर्दू दोनों में कमाल उनकी कहन है। हमारे बीच में फरजाना खानम जी लगातार हमें प्रोत्साहित कर रही हैं, शुक्रिया दीदी। आजम शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। त्रिलोक कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं सार्थक चर्चा, शुक्रिया त्रिलोक जी। और इरफान राही सैदपुरी सैफी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं आदाब अर्ज है जी, हमारा भी आदाब स्वीकारें। साथ ही साथ दिलीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत दिलचस्प शीर्षक है इस पुस्तक का जी। पुस्तक भी बहुत दिलचस्प है, अगर आप पढ़ेंगे तो एक से एक कहानियां हैं इसमें, जरूर पढ़िएगा। अमेज़न पर आप ले सकते हैं, शिवना प्रकाशन से ये पुस्तक आई है, और बहुत बहुत कमाल की कहानियां हैं। फरजाना जी कह रही हैं अल्पना मैम आप बहुत प्यारी हैं, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपका स्नेह है, आप बड़ी हैं तो इसलिए स्नेह देती रहती हैं, दुलार देती रहती हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आग्रह करना चाहूंगी श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जो कि साहित्य जगत के एक ऐसे वटवृक्ष हैं जिनसे हम सीखते हैं, जानते हैं। उन्होंने इन कहानियों को जब पढ़ा और जब जाना, अनुभूत किया, तो वो क्या स्वीकारते हैं, क्या मानते हैं, उनका क्या कहना है। तो मैं बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ आमंत्रण देती हूँ श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब। जी जी, बहुत बहुत आभार अल्पना जी। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि लोगों को ये होगा कि ये जो कवि है ये मुख्य अतिथि क्यों बना है। तो मैं आपसे ये साझा करूं कि भाई ये लोकतंत्र जो है हमारा बड़ा परिपक्व हो गया है। एक बहुत अच्छे पाठक को जो है मुख्य अतिथि बनाया गया, कहानी के पाठक को। तो 1970 या 69 की बात है, जब हमारे बड़े भाई साहब जो है वो उन्होंने पत्रिकाएं लाना शुरू किया, गैजेटेड ऑफिसर थे वो। तो 69 या 70 जो भी मान लीजिए, तो 55 साल तो हो ही गए मेरे ख्याल से। जी। धर्मयुग की ऐसी कोई कहानी नहीं होगी उसके बंद होने तक जो मैंने ना पढ़ी हो। साप्ताहिक हिंदुस्तान की सारी कहानियां, निहारिका पत्रिका की आगरा से निकलती थी सारी कहानियां, और कहानी पत्रिका प्रेमचंद के बेटे जो निकालते थे वो सारी कहानियां, नई कहानियां,
मैगजीन आती थी उसकी सारी कहानियां, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया की सारी कहानियां, और अखबारों में जो उनके साप्ताहिक प्रशिष्ट की सारी कहानियां, ये सब मैंने पढ़ी। और तो और अभी मैं, आप मेरी बात या जो भी सुन रहा होगा मेरी बात समझ नहीं पाएगा, मैं मनोहर कहानियां पत्रिका की कहानियों का भी पाठक हूँ। अब ये पत्रिका आप सब जानते हैं, ये अपराध छापने लगी हाँ बहुत हाँ। देर की बात है, लेकिन ये किसी जमाने की बहुत श्रेष्ठ पत्रिका थी, इलाहाबाद से निकलती थी, और सारे दिग्गज उसमें छपा करते थे। एक बात थी ये, तो मैं पाठक हूँ। और जहां तक जुड़ाव का सवाल है, आकाशवाणी में मुझे लगता है कि आकाशवाणी के इतिहास में पहली बार हर महीने मैंने कथा गोष्ठी का आयोजन करता था, और उसमें पाठक, उसमें दूर दूर से लोग आते थे, और पूरा सभागार जैसा जो है वो, उसमें सभागार में, तो उसमें ऐसा देश का कोई बड़े से बड़ा कहानीकार नहीं, चाहे बीस कहानी को आप ले लें, चाहे राजेंद्र, जितने आप नाम लीजिए, निर्मल वर्मा से लेकर के मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, और जो जिस आप नाम लेते चलिए, सब उसमें आए अपनी कहानी पाठ। उसके बाद उनसे पाठक सवाल करते थे, तो कहानियों से, और बहुत सारे जो कथा सम्मान है उनसे मेरा जो, मतलब कहानी पढ़ने का जो है वो मुझे, वो बहुत एक बड़ा सा, मैं बड़ा अच्छा पाठक मान सकता हूँ अपने को, कभी नहीं मानता जी था। जी 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 जी। जी। तो खैर, अब चूंकि हाजरा का बुर्का ढीला है, ये पहला संग्रह है। पहला संग्रह जिसका भी होता है, चाहे कविता संग्रह हो या कहानी संग्रह जो भी हो, तो एक जैसे होता है ना कि एक तरह तरह की धाराएं उसमें आपको नजर आती है, फिर वो रचना कर्म करते करते फिर वो अपनी एक शैली बन जाती है, वो तो एक अलग बात है। वही जैसे लता जी पहले वो नूरजहां या उस सब के प्रभाव में है, या मुकेश जी सैगल जी के प्रभाव में, फिर धीरे धीरे गाते गाते अपनी शैली बनाते हैं। तो इस संग्रह में मैं तबस्सुम जहां जी के बहुत सारे जो रूप हैं उनको देख सकता हूँ, एक साथ देख सकता हूँ। तो और ये भी है कि समय की सीमा, वरना हर कहानी पर मैं कम से कम आधा घंटा, और कुछ कहानियां ऐसी जिन पर 1 घंटे बात हो सकती है, क्या ये बात। बात। जी जी जी। हम्म, तो मैं बात करूं सबसे पहले, जो कोई कहानी, देखिए कहानी बहुत सारे संग्रह आते हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी जा रही, सब अपनी जगह है। हम उसमें एक पाठक के नाते खोजते हैं कि इस कहानी संग्रह में नया क्या है, अनूठा क्या है, विशिष्ट क्या है, और फिर जो है कि वो हमें मिलता क्या है। ये भी कि आपने कहानी पढ़ी, आपको अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, नहीं समझ में आई, यही यही होता है ना। जी जी। लेकिन एक कहानी पढ़ने के बाद अगर आपके मन में उसकी तरह तरह की अनुभूतियां आती हैं, बहुत सारे दृश्य याद आते हैं, उनसे अपने आप को आप जोड़ पाते हैं, ये कहानी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जी देखिए ये भी सच है कि कहानियां जो है, नाम तो नहीं लेना चाहिए पत्रिकाओं का, लेकिन हाँ वो चल रही हैं बरसों से, और वो उनमें एक खास तरह की कहानियां चलती हैं, और ठीक है वो। लेकिन जब हम साहित्यिक कहानियों की बात करते हैं तो वहां चीजें बदल जाती हैं, हम्म। और वो सब कुछ उसी तरह नहीं होता जैसा, मतलब पाठक उस तरह चाहे कि वो जिसको कहते हैं ना पोइटिक जस्टिस करते चलो। तो अगर ऐसा होता तो फिर ये लता ज्ञानेश्वरी जी को दंड दिए बिना नहीं मानती, जो बहुत दुष्ट जो है वो बहुत जालिम है, और अपने शोधार्थी जो छात्रा है उसको बहुत जिस तरह तंग करती है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो जो आपने ये बात कह दी कि वो अलग तरह से एक अपना जो है एक रास्ता बनाती हैं, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है अंत की, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं अपने अपने दायरे कहानी की बात करता हूँ। देखिए, अब इस कहानी में क्या है, आप उस तरह सोचिए, अगर एक महिला गई है बैंक से पैसे निकालने के लिए, तो इसमें क्या कहानी भाई, ठीक है। ऐसे ही लगेगा कि एक महिला गई है, लेकिन इस कमाल की कहानी उसमें। में क्या नहीं है, क्या नहीं, इसका हम्म इसका विराट स्वरूप तो आप देखिए। अब वो कहानी लाइन में लगी है तो उसमें कनेर के फूल आ जाते हैं। अब ये अपना जो कवित्री है इसका भरपूर लाभ उठाती हैं, लाभ उठा और उसमें रहे। कनेर के फूल आते हैं उसमें। अब वो क्या एक दृश्य बनता है वहां पर, फिर आप सोचिए बचपन की यादें आ रही हैं, उस बचपन के माध्यम से उस समय का समाज भी सामने हमारे आ जाता है, उस समय के रीति रिवाज, उस समय की परंपरा, और जो जिस तरह के बंधन थे और बंदिशें थी, और क्या वातावरण होता था दुर्भाग्य से लड़कियों के लिए। फिर उसमें हरियाणवी बोली भी आ जाती है, फिर उसमें पंजाबी भी आ जाती है, फिर उसमें नॉस्टैल्जिया तो भरपूर है, उसमें वो पुराने जमाना वो सारा भी आ जाता है, उसमें ब्यूरोक्रेसी की संवेदनहीनता भी आती है। हाँ। देखिए, मैं खुद रहा हूं
ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने, क्योंकि हमने मान लिया है, हमने तो अंग्रेजों से सब कुछ ले लिया उधार, जो का क्यों ले लिया। अंग्रेजों ने हम जब राज करते थे तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब था कि उनको, वो भारत वालों को अच्छा नहीं मानते थे, वो भारत वालों को जाहिल और बहुत मतलब उस तरह का मानते थे। तो उन्होंने जितनी व्यवस्थाएं खड़ी की वो सब थी कि उनको भारतवासियों का दमन करना है, भारतवासियों को कुचलना है, भारतवासियों पर संदेह करना, उनकी ईमानदारी पे शक है। इतनी ऐसी जटिल ब्यूरोक्रेसी उन्होंने, वो है। मैं तो 2 बार इंग्लैंड गया, वहां ये सब नहीं है जो मतलब हमारे यहाँ होता है। वहाँ कोई बीपीएस नहीं होता, ब्रिटिश पुलिस सर्विस नहीं होती, वहाँ कोई इंग्लैंड पुलिस सर्विस नहीं, यहाँ आईपीएस है। मतलब ये मैं विचलन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि जो ब्यूरोक्रेसी का ढांचा बना है, जो जन विरोधी है और संवेदनहीनता भर भर के जिसमें है, वरना लोग खड़े हैं तो बैंक वाले व्यवस्थाएं कर सकते थे। अब और जी इसमें सीनियर सिटीजन जो है, वरिष्ठ नागरिक है, उनकी अपनी समस्याएं जो है, तो वो ब्यूरोक्रेसी की जो संवेदनहीनता है वो भी बहुत सीधे सीधे उसमें से कहानी से, वो इसमें से निकल के आती है। तरह तरह की रूढ़ियां जो है वो हमारे जो दिमाग में, जहन में भर दी गई है, वो भी आती है, जड़ता है वो आती। ये कहानी कमाल की कहानी, नारी विमर्श भी उसमें आ जाता है। और ये देखिए कि जो मतलब एक तरह से जो बच्चों का जो, अब हम सब यही देख रहे, हमारी बेटी भी बाहर है, घर घर से जो हाँ माइग्रेशन है वो भी उसमें आ गया। यानी इस कहानी में, अच्छा कहीं भी आप देखिए, पूरी कहानी में पढ़ गया, ऐसा नहीं कि आपको लगे कि ये कहानी भटक रही है, कहानी इधर जा रही उधर ना। वो इतनी, और वो उसकी जो विडंबो, जो पीड़ा है उस बुजुर्ग महिला की लाइन में लगी है कि कब नंबर आएगा, कैसे वो जो गोल बन रहे हैं वो कर रहे हैं। और वो धीरे धीरे कहानी जहां समाप्त होती है, वहां पर भी वो चीजें कि जिस तरह वो आखिरकार गिरने को होती है, और बचा, ये जो कहानीकार का ये अपना वो है कि चलो वो उनको, उनके पति उनको संभाल लेते हैं, वो बेहोश होने की कगार पर पहुंच। एक अद्भुत कहानी रची है। एक सामान्य सी, लाखों लोग बैंक जाते हैं, लेकिन ये कहानीकार की दृष्टि है कि वो कहाँ से निकाल करके एक कथा वस्तु लाई है विषय को, और कितना उसको विस्तार दिया है, और पूरी पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी सघनता के साथ, और उसमें एक पोएटिक कंटेंट भी डाला है। मैं उसका एक छोटा सा अंश भी आपको वो साझा करना चाहूंगा। ये यही कमाल है तबस्सुम जी का, कि जिसमें जी 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 जी, राशि भरने के लिए एक अंक के आगे 4 जीरो लगाती हैं, जीरो भी गोल हैं। गोल मतलब वो जो कोरोना का टाइम था तो गोल उस तरह से, गोल उस सर्कल, हाँ तरह जी। लाइनें लगी, वो जी तो जी लगी हैं। कमाल प्रयोग है जी। जी, तो जीरो भी गोल है उन दायरों की तरह जिन पर गुजर कर वो यहाँ तक पहुंची हैं। अभी तक हम्म वो खुद की तो एक अंक की भांति जीरो के कश्मकश में उलझी थी। क्या बात है। यही यही हम्म जीरो अपने बड़े आकार में भूमि पर खींच दिए गए हैं, और दायरों की शक्ल में मिसेस गिल फॉर्म को कांपते हाथों से काउंटर पर भरकर जमा कराती। उन्हें संतोष है कि वे अपने स्टूडेंट की मदद करने में सफल रही। अब इसका तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। ये सारा जो है वो जो कष्ट भोग रही हैं, वो किसी की मदद करने के लिए। तो ये जो हाँ हमारे समाज से जितनी संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है, क्रूरता बढ़ती जा रही है, आदमी बिल्कुल स्वार्थ में आत्मलिप्त होता जा रहा है, वहां ये बुजुर्ग महिला अपने बच्चे, विद्यार्थी की, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई लेना देना नहीं, उसकी मदद के लिए सारा कष्ट उठा रही है। तो खैर, उन्हें संतोष है कि वे अपने स्टूडेंट की मदद करने, सब सभी गोले पार करके, ये गोले नहीं थे, जीवन के पड़ाव थे, अपने अलग अलग दायरे। तो ये क्या जो, बात, क्या बात। क्या मतलब बिल्कुल। काव्यात्मक जो अंश मैंने पढ़ा। अच्छा, अब इसमें बात आती है, अब किस कहानी की बात करूं, अब सच्चा भक्ति की बात, आनंद जी ने बहुत अच्छी बात उठाई। अब इसमें ये देखिए कि किसी को लग भी सकता है, क्योंकि जो वातावरण अब बनाया जा रहा है, या जिस तरह घृणा की सुनामी बहाई जा रही है, घृणा की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। अब मुझे देखिए, वही मैंने कहा कि कहानी पढ़ के अगर कोई, आप बड़े संदर्भ आपको याद आते हैं, बड़े लेखक याद आते हैं, जीवन के अनुभव याद आते हैं। अब सोचिए, एक तो मुझे वो, मैंने कितनी बार जगन्नाथ जी की, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की कमेंट की थी। तो भगवान जगन्नाथ जी का रथ जो एक जगह आकर रोक दिया जाता है, हम्म अब वो क्यों रोक दिया जाता है? वो रोका जाता है सालबेग के मंदिर पे। अब हम्म सालबेग कौन है? एक मुस्लिम भक्त थे, उनको जाने नहीं दिया गया अंदर मंदिर में। वो बेचारा अपने एक जगह खड़े होके रोने लगे।
और वो फिर भगवान जगन्नाथ स्वयं उनको आए और उनसे आके दर्शन दिए, ऐसा ये मान्यता है। तो वो रथ हमेशा उस मुस्लिम भक्त के लिए रोक दिया जाता है। ये हमारा भारत है। मैं कितनी बार अयोध्या में भगवान राम के जन्म की कमेंट्री की, वहां वो शहनाई वादन परिवार में चलता रहे, ये भारत है। बांके बिहारी मंदिर में उनके वस्त्र, भगवान के वस्त्र बांके बिहारी जी के, वो मुस्लिम कला बनाते हैं। अभी वो जो हमारे घृणावीर हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई कि नहीं नहीं वो उनके पर वहां के ट्रस्ट ने कहा कि नहीं वही मंदिर बनाएंगे। अब इसमें इन्होंने कमाल ये किया, तबस्सुम जी की ये जो है कि इन्होंने वो देवी जो सपना आता है, और देवी जी के जिस तरह आती है सपने में उसके, जब दोनों में बिगाड़ हो जाती है पंडित जी में, तो वो एक प्रसंग लाके इन्होंने अद्भुत जो है एक तरीका निकाला है। तो जी जी। और वो उस पूरी कहानी में जो हमारी जिस तरह से, यही गांव में ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था जो है। अब वो विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे इस तरह के प्रसंग मेरे व्यक्तिगत जीवन के हैं, खैर उससे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक महिला जिसके पति की मृत देह रखी है, और वो कह रही कि भाई इसको उजागर मत होने दीजिए, ये भी अद्भुत है। और ये महिला में होता है, ये इसका करेक्टर जो है महिला का, उसमें इतना दमखम होता है, और पूरे गांव की बेटी को अपनी बेटी मानना। तो वो जो चीजें थी, अब वो ये भी का तो काम है कि जो चीजें हमारे समाज से छूटती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, उनको कैसे अपनी कविता में, नाटक में, कहानी में, उपन्यास में उनको संजोया जाए, उनको बटोरा जाए। ऐसा होता था, किसी को जी कहना नहीं पड़ता था। गांव में अगर किसी बिटिया की शादी है तो कोई अपना, कोई जो है आटा लेके चला रहा, बोरा लेके अपने आप से, कोई उसे चीनी दे गया, कोई आलू का बोरा दे गया, पूरा गांव जुड़ जाता था, ऐसा होता था। तो ये जो सच्चा भक्त है, कहानी है, अद्भुत कहानी है। मैं तो इनको, सच बात है, ये आनंद जी ने बिल्कुल सही बात की, काश ये कहानी इस पर कोई मतलब शॉर्ट फिल्म बने, या उस तरह का हो, इसका हाँ प्रचार हो। जिस तरह का जो माहौल बन रहा है, वो उससे देश जो है बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल पक्की बात। इससे कोई, और जिस देश में ऐसी त्रासदी भोगी हो, वो जी उसमें जी इस जी तरह का घृणा का वातावरण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, आगे चलता हूँ। ये जी मैंने कहा ऐसे एक कहानी पर तो बोलते बोलते मैं बहुत, लेकिन एक कहानी का मैं, हाजरा का बुर्का ढीला है में भी देखिए पूरी कहानी हो जाती है, और निर्वाह इतना कुशलता के साथ हुआ है कि अब उस बच्ची की व्यवस्था है, और ये जो है कि, लेकिन चलिए वो जिस तरह का ट्रीटमेंट है वो किसी की भावना, क्योंकि आजकल ये भावनाएं बहुत आहत होने लगी हैं, अब कब जी भावनाएं जी आहत हो जाए, लिखते हुए वो भी डर बिल्कुल लगता है आ- सर। जी आहत होने के लिए तैयार बैठी रहती हैं हर समय, बिल्कुल श्रृंगार की ये भावनाएं बैठी हैं कि कब हम आहत हो जाए। तो, हाँ तो बहुत खूबसूरत निर्वाह, में उसका जिक्र भी नहीं कर रहा। इनकी जो हम्म। कहानी है, जो इनको बड़ा एक मतलब मैं बताऊं एक बड़ा कहानीकार बनाती है, बड़ा रचनाकार बनाती है, वो कहानी जो है अद्भुत है। पानी और आसमान, अगर मैं सही शीर्षक बता बिल्कुल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी कमाल की जी जी कहानी भाई, कमाल की कहानी है। वो कहानी क्या है, बहुत बड़ी कविता है, और क्या हम्म सिंबॉलिज्म है उसमें, गजब की सिंबॉलिज्म है। और कविता की तरह बढ़ती है, दो बच्चियों की जिज्ञासाओं के माध्यम से, और उसके माध्यम से आगे चल के जो संदेश देती हैं कि वो फिर जो है जिस तरीके से आकाश, जो अंत उसका है वो भी अद्भुत है। तो ये जो हुनर इनके भीतर है, जो ये एक जिसको कहते हैं ना, अभी कहानी लिखते हैं और सब वो करते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इनके पास कहानी लिखने एक एक्स फैक्टर है, उसको क्या कहें, एक दृश्य जो, एक विजन है, दृश्य है, दृष्टि है, वो एक शक्ति है, प्रतिभा है, वो कमाल की है। जी जी तो बहुत इस तरह की, मैं किस किस कहानी का बस जिक्र करूं, और जैसे, और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि एक कहानीकार अगर अपने समय, जैसे वो आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि वो आप बाजार के लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो कुछ कर रहे हैं उसी तरह की, तो वो क्या कर रहे हैं, वो तो बेकार, वो तो मतलब जब आप साहित्य लिख रहे हैं और सच्चा साहित्य लिख रहे हैं, सच्चे साहित्यकार हैं, एक सच्चे साहित्यकार की जिम्मेदारी, उसका दायित्व लेकर के आप चलते हैं, दायित्व बोध आपके भीतर है, तो फिर सारी बातें सब बदल जाती हैं। अब उसमें जो है तो वो एक साहित्यकार जो अपने समय और समाज की धड़कनों को अपने साहित्य में नहीं पिरो पाता, या एक साहित्यिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो उसका रचना कर्म ठीक है, वो शौकिया बन के रह जाएगा, लेकिन समाज के लिए कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो नहीं कर पाएगा। पर ये जी जी बहुत
अपने समाज के प्रति, अपने समय के प्रति, समय की विसंगतियों के प्रति, समय की विडंबनाओं के प्रति वो इतनी जागरूक है। अब कोरोना है, कौन जानेगा आज से 10 साल बाद, 15 जी साल, जी 25 साल बाद कौन जानेगा, लेकिन इसमें वो कहानियों में वो दृश्य आते हैं। फिर अब ये जैसे प्रेम और समर्पण, अब ये आज की ये तो बड़ी लाखों लड़कियों की समस्या है, और कितने कांड इस चक्कर में हो रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे मोहब्बत हो गई, घर भाग आए, शहर छोड़ दिया, ये कर दिया, फिर सुसाइडें हो रही, जाने क्या क्या हो रहा है। तो ये भी एक बड़ी बात है जो है। और इस तरह अच्छा बहुत कुछ कहानियां हैं, बहुत अब छोटी कहानियां लिखती हैं, वो वे भी वो एक अलग तरह की पहले से लघु कथाएं आप लिखती थी, तो उसकी बात है। तो कुल मिलाकर के जितने मतलब ये कहानियों में कला, अच्छा एक जो झूठा ईश्वर कहानी है, हाँ वो कमाल है। उसकी कथा वस्तु देखिए और उसका निर्वाह देखिए, और वो बिल्कुल इनके जो विषय होते हैं वो भी बिल्कुल अलग हटते हैं, और उनमें इतना वैविध्य है। कहाँ कल जो जो दो बच्चियां भीख, एक करतब दिखाती है, भीख मांगती है, तो इतना मतलब विस्तार है। कहाँ एक कहानी किधर की है, कहानी कैसी है, मतलब अन्यथा बहुत से कहानियों में आप देखेंगे संग्रहों में, या कहानीकार जो है वो टाइप्ड हो जाते हैं कई बार, और उनमें हम्म वो एक तरह का एक खास तरह के विषय मिलेंगे और वही उसी का दोहराव मिलेगा, तो वो नहीं। और इनके यहाँ गांव भी है, शहर भी है, मजदूर भी है, और बच्चे भी हैं, और पता नहीं मतलब इससे पूरी कायनात समेटने की ख्वाहिश है। साबित ये सिर्फ 12 कहानियां हैं, और जी मैं जो है अब भूसे की सुई हो, और हर कहानी बिल्कुल भूख और साहित्य है वो बिल्कुल कैसे एक्सपोज किया इन्होंने। ये है सच बात, ये तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं, ये बड़े खतरनाक किस्म के प्राणी हैं, मतलब ये तो आप माफ करिएगा। तो अब वो कविता सुनाएंगे, लेख सुनाएंगे, और ये करेंगे। और एक जो हमारे उसमें नायक है, वो नायक कहिए जो भी कहिए, पात्र हैं सैगल जी, वो बेचारे उनको फिक्र है कि कौन भूखा है, कौन बच्चा किसको जो है खाना नहीं खा पा रहा है, किसको कैसे मदद पहुंचाई जाए। तो ये जो कुल मिलाकर के इस कहानी में, इस कहानी संग्रह में सबसे बड़ी बात यही है कि एक जो मानवीयता है, जो संवेदनशीलता है, जो करुणा है, वो जो वही सारे जीवन मूल्य जो इस भारत को भारत बनाते हैं, जो इस भारत को महान बनाते हैं। भारत इसलिए महान है कि उसने दुनिया को कुछ जीवन मूल्य दिए हैं, जो हजारों साल पहले दिए हैं। और वो जी जी भगवान जी बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे महात्मा गांधी, इसी के लिए भारत भारत है, वरना तो 200 देश है, क्या कमी है। तो अब वही बिल्कुल जैसे लता ज्ञानेश्वरी जो है ना, जो इतनी दुष्ट है, जब वो उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है, और वो दुविधा में है जो कि वो, और मुझे मंत्र कहानी याद आ रही थी प्रेमचंद की, कि वो उसका बेटा जो जी है, डॉक्टर उसको जो है उसके बेटे को नहीं देखता और बेटा मर जाता है, तो जब वो सांप उसके बेटे को सांप काटता है और वो मरा घोषित कर दिया जाता है, फिर वो पहुंच, लेकिन उसका मन नहीं मानता, वो आत्मा नहीं मानती। फिर अब पत्नी से कहता मैं क्यों जाऊंगा, फला जाऊंगा, ये कर, लेकिन बाहर निकल जाता है, जाते जाते जाकर उसके घर पहुंच करके और उसको जीवित कर देता है। तो मंत्र कहानी के समानांतर बिल्कुल ये कहानी, तो ये मानवीयता, ये इंसानियत का जज्बा, ये जो है ये यही एक रचनाकार का दायित्व भी है, यही साहित्य का लक्ष्य भी है। तो मैं इस संग्रह को पढ़ करके मुझे बहुत खुशी हुई कि हिंदी साहित्य को, भारत को एक बहुत एक मतलब कहानीकार तो लेकिन अब इस किताब के माध्यम से इन्होंने एक कहानीकार के नाते साहित्य जगत में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और कितनी संभावनाएं हैं, बहुत आपको ईश्वर ने इतनी प्रतिभा से नवाजा है। बहुत सारी कृतियों की प्रतीक्षा करूंगा। अब बहुत इसी तरह आपका लेखन जारी रहे, और आप इसी तरह समाज को इतनी मतलब जो जो हमारे इसका जो अभी जो समाज जो बना हुआ है, जिस तरह हम खबरें पढ़ते हैं और दहशत में आ जाते हैं, जहाँ सारे रिश्ते नाते सब टूटे जा रहे हैं, सारी मर्यादाएं भंग हो रही हैं, सारे पूरा जो हमारे जीवन मूल्य बिखरे जा रहे हैं, वहां पर एक संग्रह आया है जो हमारे जीवन मूल्यों को, हमारी भारतीय महान भारतीय संस्कृति को जो है बचाने के लिए एक बिल्कुल सार्थक साहित्यिक हस्तक्षेप करती है ये कृति। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय, कमाल विवेचना आपकी। और वाकई यकीन मानिए आज सिर्फ तबस्सुम जी नहीं, हम लोगों को भी ऐसा
मतलब एक आपके द्वारा कहे गए ये शब्द जो है एक हस्ताक्षर है कि अब आगे जो है ऐसे संग्रह आते रहने चाहिए। तो तबस्सुम जी रुकना नहीं है, थमना नहीं है। और निश्चित तौर पर ये कहानियां जो हैं जिस तरह से हृदय को स्पंदित करती हैं, छूती हैं और तमाम विसंगतियों की ओर जिस तरह से हमारा ध्यान दे करके जाती हैं, ये आपको बिल्कुल भीड़ से इतर खड़ा करते हैं साहित्य सर्जना में। तहे दिल से शुक्रिया आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बारीकी से विवेचना करने के लिए, कितने ध्यान से आपने सारी कहानियों को पढ़ा है, और ये आशीर्वाद बेशकीमती है तबस्सुम जी के लिए जो हमेशा इनके साथ रहेगा निश्चित तौर पर। और इस पुस्तक को भी बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिला जिन्होंने इसमें भूमिकाएं लिखी। आदरणीय तेजेंद्र शर्मा सर ने भी इसमें अपनी भूमिका लिखी है। आदरणीय गिरीश पंकज सर जो शायद अभी तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम उनका इंतजार भी कर रहे हैं। प्रोफेसर इंदु वीरेंद्रा जी जो हैं वो भी उन्होंने भी अपनी भूमिका लिखी है। और साथ ही साथ प्रोफेसर लालचंद राम जी ने इसमें लिखा है, कमलेश भारतीय जी ने इसमें लिखा है, और सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आदरणीय यशपाल शर्मा जी ने इसमें लिखा है, और सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री आदरणीय प्रतिभा सुमन शर्मा मैम ने भी इसमें अपनी भूमिका लिखी है, और साथ ही आनंद जी ने भी अपने उद्गार जो है इसमें प्रकट किए हैं। और इन सभी के आशीर्वाद और साथ लेकर के वो पहला संग्रह जो है हम सभी के सामने लेकर के आई है। और हमारे बीच में तबस्सुम जी के जो पति देव हैं वो भी जुड़ गए हैं, मुस्तजाब जी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम। और एक उनका कमेंट इधर उधर हो गया है जिसमें वो कह रहे थे कि मैं तबस्सुम जी का पति हूँ और मैं उनकी रचनाएं सबसे पहले पढ़ता हूँ, पहला पाठक हूँ। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको होना ही पड़ेगा। नहीं, बहुत से नहीं होते बात, सबसे पहले अपना नहीं, ये किस्मत वाले बहुत सारे नहीं होते। ये दुर्भाग्य होता है कि रचनाकार की पत्नी या रचनाकार का पति वो अगर नहीं पढ़ता सुनता है तो ये तो बहुत बुरी स्थिति होती है। जी जी जी। और कवियों के पति ज्यादा परेशान हो जाते हैं कवित्रियों के पति। तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मुस्तजाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और फरजाना जी लगातार जुड़ी हैं, लगातार उत्साहवर्धन कर रही हैं। आकिल खान जो हैं वो तबस्सुम जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, वो भी जुड़े हैं और कह रहे हैं कि वाकई डॉक्टर तबस्सुम जहां जो है एक कमाल की लेखिका है। और उत्कर्ष गर्ग जी कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं मुझे कहानियां याद आ रही हैं। क्या बात है। हाँ, मुस्तजाब जी का वो कमेंट आ गया, हाय आई एम मुस्तजाब तबस्सुम्स हस्बैंड एंड आई एम फर्स्ट रीडर ऑफ माय वाइफ्स बुक हाजरा का बुरका ढीला है। जी जी, क्या बात है। और इरफान राही सादपुर सैफी साहब भी जो है लगातार जुड़े हुए हैं। त्रिलोक कौशिक, आदरणीय त्रिलोक कौशिक सर लगातार जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि शानदार विवेचना आदरणीय वाजपेयी जी, प्रणाम। आकिल जी कह रहे हैं कि मैंने इनकी हर कहानी को, कविता को बड़े ही चाव से पढ़ा है और ये इनकी कलम की खूबसूरती है कि इनकी हर एक रचना सच को ही दर्शाती है और हर एक इंसान के जीवन को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही कहा अखिल जी आपने। रोहित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका रोहित जी। तो सभी जो है लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ लगातार आनंद ले रहे हैं। और जैसे कि सर ने कहा कि कहानी इसलिए भी ये कहानियां ज्यादा सार्थक हैं क्योंकि वर्तमान परिदृश्य जिस तरह का है, जिस तरह का आतंकित वातावरण में हम जी रहे हैं, आज जिस तरह निरंतरता में विभाजन की बातें चलती रहती हैं, ऐसे में सांप्रदायिक सौहार्द की बातें करती ये कहानियां हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। और बिल्कुल सही सुझाव है सर आपका कि इन पर जो है शॉर्ट मूवी या इस तरह से कुछ बनना चाहिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है देख करके ज्यादा प्रभावित होती है पढ़ने की बनिस्बत। तो शायद ज्यादा लोगों तक ये संदेश जो है इनकी कहानियों का पहुंच सके। तो बहुत जरूरी है कि इन पर जो है अगर इनका फिल्मांकन हो जाए तो और भी खूबसूरती से ज्यादा सामने आ पाएंगी ये कहानियां। गिरीश पंकज सर का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके नेटवर्क वगैरह का। जी इंदु जी, उन्होंने कहा है कि कुछ देर के लिए उनको कहीं जाना पड़ेगा, तो अच्छा। वो बाद में जाएंगे। तो मैं ये चाह रही थी कि अब अल्पना जी बहुत देर से अपने अपनी बात रख रही हैं, लेकिन इस पुस्तक पे उनको बात रखनी है और मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो पुस्तक पे अपनी बात रखें, अपना विचार प्रकट करें। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इनका भी परिचय मैं दे दूं। इन्होंने सबों का परिचय दिया तो परिचय भी अच्छी है, इनका परिचय मैं दे देती हूँ। ये अल्पना सुहासिनी एक उम्दा गजलकार तो हैं ही, और अभिनेत्री, मंच संचालिका, कितने सारे नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो और आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगभग 25 सालों से ये जुड़ी रही हैं।
अभी इनका रिसर्च भी चल रहा है, गीत और गीतों पर समीक्षा वो हो चुका है जी। हो चुका है, चलिए हो ही चुका जी है। लगता है मैं जब आपका लिख रही थी तब नहीं हुआ था। नहीं तो नहीं, बहुत पहले हो चुका है वो, शायद थोड़ा सा अच्छा कुछ, हाँ जी, अच्छा जानकारी का अच्छा। पूरा। जी और वसीर बद्र, अच्छा, इनका मंच संचालन के दौरान या मंच साझा के दौरान इन्होंने बहुत नामचीन हस्तियों के साथ इन्होंने मंच साझा किया है, जिसमें वसीर बद्र जैसे अ, जी उनके जैसे तो गजलकार तो शायद मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई हो रहा होगा। और फिर सुषमा स्वराज जी जैसे महत्वपूर्ण अभिनेत्री, ये नेत्री नेत्री के जी। साथ, नेत्री कहीं। हाँ, जी नेत्री के साथ नहीं, जो कुछ इंदु जी बहुत शुक्रिया, ये मैं आपका स्नेह जो है, अगाध स्नेह समझ पा रही हूँ जी। रण, रणवीर और श्रद्धा कपूर जी के साथ इनकी एक फिल्म भी आई, दादा लखवी, जिसमें इनका जिसमें इन्होंने भूमिका निभाई है, शानदार भूमिका निभाई है। शुक्रिया और फिर शुक्रिया शुक्रिया। फिल्म समारोहों में भी इनकी ये मंच मंच संचालन करने का सौभाग्य इनको मिलता रहता है। तो ऐसे कई चीज हैं जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि वो इस पुस्तक पे अपनी विचार प्रकट करें। बहुत शुक्रिया बिल्कुल। इंदु जी, आप बहुत प्यारी हैं, बहुत ही स्नेहिल हैं, और मतलब ये आपका स्नेह है जो बहुत बहुत शुक्रिया। खैर ऐसा मेरा आज दिन नहीं है, दिन है तबस्सुम जी का, हम तबस्सुम जी की ही बात करेंगे, उनकी कहानियों की ही बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि किताब पर मैं अपनी बात रखूं, तो किताब के लिए मेरा सौभाग्य ये रहा कि इसकी रचना प्रक्रिया और इसके इस तौर पर, इस रूप में आने की प्रोसेस में मैं साथ साथ बनी रही तबस्सुम जी के, और तबस्सुम जी ने ये सौभाग्य मुझे दिया कि साथ ही हम संशोधन कर रहे हैं, देख रहे हैं कहानियों को, और बार बार पढ़ रहे हैं, और बार बार उस रचना प्रक्रिया से मैं गुजर रही थी। तो यकीनी तौर पर मैंने जैसे कि पहले कहा, मैं तो लगातार अपनी बात रख भी रही हूँ कि लीक से हटकर बात कहने का जो हुनर इनके पास है, वो इन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। संवेदना, मार्मिकता और व्यवस्थाओं पर चोट करने का जो हुनर है इनका, वो इन्हें भीड़ से अलग करता है। और अच्छी बात यह है कि इनका होना और इनकी कहानियों का होना कहीं ना कहीं एक आस उम्मीद भी जगाता है हम सभी के भीतर कि वर्तमान पीढ़ी में भी संवेदनशील रचनाकार जो हैं वो हैं, जो कुछ परिवर्तन लाने के पक्षधर हैं, जो जो ईश्वर और अल्लाह को एक साथ एक नजर से लेकर के चलते हैं, जो इस विभाजन का विरोध करते हैं, जो इन विडंबनाओं का विरोध करते हैं। तो वाकई तबस्सुम जी की कहानियों से गुजरना जो है, अपने आसपास के परिवेश को और अधिक नजदीक से जानने का अवसर देता है। और साथ ही साथ मेरा ये भी सौभाग्य है कि निरंतरता में चूंकि इनसे बातचीत होती रहती है, तो आगे जो इनकी कहानियों के प्लॉट बन रहे हैं उन सब से भी मैं धीरे धीरे वाकिफ हूँ, और लगातार इनका रचना कर्म जिस तरह से चल रहा है, उससे विपरीत एक बहुत ही उम्दा माँ है, माँ बेटी के प्रति बहुत ही मतलब लगातार बेटी के लिए कार्य करने में संलग्न भी रहती हैं, एक बहुत कुशल गृहिणी भी हैं, तमाम घर की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छे से लेकर के संचालित करती हैं, बहुत अच्छी पत्नी हैं, क्योंकि निरंतरता में जो है कदम दर कदम अपने हम सफर के साथ जो है ये बढ़ती हैं, उन्हें भी आगे प्रोत्साहित करती हैं, खुद भी जो है साथ में चलती हैं, और पूरे घर को लेकर के जब एक स्त्री साथ में चलती है, तो वही जो है, जो स्त्री घर को इस तरह से सहेज करके चल रही, वही जोड़ने की और समूह को एक साथ बंधने की, राष्ट्र को एक साथ बंधने का संदेश जो है वो दे सकती हैं। बहुत सारी खूबियां हैं इनके व्यवहार में भी, बहुत अच्छी दोस्त हैं, आज तक इनके बहुत पुराने पुराने दोस्त भी इनके साथ लगातार बने हुए हैं, चल रहे हैं और कविताओं के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आजकल बहुत अच्छी अच्छी कविताएं जो है निरंतरता में इनकी आ रही हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं तबस्सुम जी को कि ऐसे ही रचती रहें, लिखती रहें, और इनकी सभी कहानियों से मैं बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और सच्चा भक्त कहानी और मौत बेआवाज आती है, ये दो कहानियों ने मुझे बहुत ज्यादा झकझोरा है अंदर तक। और सच में ही इन दोनों कहानियों पर तो मेरी दिली इच्छा है कि शॉर्ट फिल्म सबसे पहले बननी चाहिए। इस दिशा में हम बिल्कुल अब अभी से ही प्रयासरत हो जाएंगे और इस दिशा में आगे सोचेंगे। समीक्षक बहुत अच्छी हैं तबस्सुम जी, बहुत अच्छी फिल्म समीक्षाएं भी करती हैं, और बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र समूहों में इनकी फिल्म समीक्षाएं जो हैं अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं, कमाल की समीक्षा लिखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की पीआर हैं, तो उस कार्य को भी बड़ी ही दक्षता पूर्वक वो निरंतरता में निभाती हैं।
ये इनकी खूबियां हैं। और अब हम चाहेंगे कि जब तक आदरणीय गिरीश पंकज सर हमारे साथ जुड़ते हैं तो तब तक डॉक्टर तबस्सुम जहां जी यदि अपनी बात भी रखें और साथ ही साथ कहानी का वाचन करें, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। इरफान जी भी, फातिमा अहमद कह रही हैं कि मुझे हमेशा पसंद आती हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। जी शुक्रिया मैम। रोहित मिश्रा जी कह रहे हैं अति मनमोहक। अखिल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत शुक्रिया अल्पना मैम। जी सभी लोग लगातार निरंतरता में जुड़े हैं। तो चलिए अब चलते हैं जो आज के इस कार्यक्रम का प्रमुख चेहरा है जिनके बारे में इतनी देर से बात हो रही है। डॉक्टर तबस्सुम जहां जी को मैं अपने इस शेर के साथ आमंत्रण देना चाहूंगी कि बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, और चल पड़ी तन्हा भी कर तो कारवां हो जाऊंगी। बहुत बहुत क्या स्वागत और अभिनंदन बात। तबस्सुम जी। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम। आदरणीय गिरीश पंकज सर, कल्पना जी, आनंद जी, और शायद थोड़ी देर में गिरीश पंकज जी जुड़ जाएंगे, इंदु जी। सबसे पहले तो मैं इंदु जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मंच उपलब्ध कराया कि उससे इतनी अच्छी चर्चा हो रही है। हमेशा सहयोग करते हैं इंदु जी, कभी किसी काम को, मुझे नहीं लगता कि आज तक उन्होंने हमें मना किया हो। हमने उससे कहा कि एक चर्चा रखी जाए तो वो सहर्ष तैयार हो गए और रूपरेखा बनाई। इतनी मेहनत करती है, पूरा समय हमारे साथ जुड़े रहती हैं। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल्पना जी, आप तो मित्र हैं, तो आपके लिए तो कुछ नहीं कहूँगी, वो तो फिर कि भाई मैं मित्र का सपोर्ट करूँगी, सब जानते हैं आपके बारे में। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर से मैं पहली बार, दूसरी बार मुखातिब हुई हूँ। एक बार हम चर्चा में जुड़े थे तो वहाँ सर को सुनने का मौका मिला। सर के बारे में मैं एक बात बताऊं कि जब मेरे मन में आए कि सर को लेना चाहिए, तो मैंने सोचा मैं सर को फ़ोन करूं। तो देखिए वही होता है ना, जो बड़प्पन होता है या जो फलदार वृक्ष होता है हमेशा झुकता है, और ये सर का बड़प्पन है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। सर से फ़ोन करने से पहले मैं भूमिकाएं बांध रही थी, और सर को फ़ोन करूंगी, ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, ये बोलूंगी। साहित्यकार हूँ ना, तो कुछ ना कुछ रचनात्मक बोलूंगी। लेकिन एक होता है ना कि जब आपके सामने ऐसा व्यक्तित्व हो, इतना सीधा, इतना सरल, तो आप भी एकदम सरल बन जाते हो। आपकी जो कपटता है ना, वो सब कहीं एक तरफ हो जाती है। मैंने सर को फ़ोन किया और जो मैं सोच के बैठी थी, ये बोलना है, जैसे मैंने सर की आवाज़ सुनी, और मैं खुद सरलता के सामने मैं खुद सरल हो गई। और मैं इतना ही कह पाई कि सर आपके स्वार्थ है। और सर मेरी बात सुन के बहुत जोर से हंसे और कहा कि ठीक है, आप बताइए आपका क्या स्वार्थ है। तो मैंने अपनी बात रखी। तो सर मैं सहज सहज ही स्वीकार कर लिया। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने अच्छे से सर, जितनी बारीकी से आपने समीक्षाएं की है, ये आपका बड़प्पन है। जैसे मैं कहानीकार हूँ सर, मैं भी जानती हूँ मेरी कहानी में क्या क्या कमियां हैं। मैं खुले मन से स्वीकार करती हूँ। मेरी जो अंत की कहानी है, बाद की कहानी है, उसमें कहानी तत्वों का अभाव है, मुझे पता है सर, और भविष्य में मैं उसे दूर करूंगी। लेकिन सर फिर भी आपने अपना बड़प्पन दिखाया और मेरे कहानी पर जिसमें खूबसूरती से बात की और जो एक एक पक्ष रखा, तो मुझे लगता है कि मुझे आगे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी कहानियों पर। आपका आशीर्वाद मिला सर। मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं सर को कहानी पसंद आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन आपको पसंद आई। आपका आशीर्वाद मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आपने जिन जिन पत्रिकाओं का उल्लेख किया कि मैंने ये पत्रिकाएं पढ़ी हैं, सर मैं आपको बताऊं कि उन पत्रिकाओं की मैं भी पाठक रही हूँ। खासकर तारिका, जो कमलेश्वर जी के कार्यकाल में निकलती थी, वो भी मैं पढ़ती थी। मनोहर कहानियाँ, उसके अलावा जितनी भी पत्रिकाएं थी सर, मैं नियमित पाठक रही थी। और फिर रिसर्च के दौरान मैंने वो सारी पत्रिकाएं पढ़ी। तो आप अकेले नहीं है सर, मैं भी आपके साथ हूँ। और अल्पना जी, मैं आपको बताऊं कि एक कहानीकार के रूप में मैंने जो वो ये कि कहानियां अगर आप आंख उठा के देखेंगे ना अपने आसपास, कहानियां बिखरी हुई हैं। हर इंसान के पास अपनी कहानी है। आप बाहर निकलेगा, चौकीदार, रिक्शे वाला, चाय वाला, है ना, भिखारी, दुकानदार, सब्जी वाला, कितने ही लोग हैं जो अपने भीतर कहानियां समेट कर चल रहे हैं।
अगर उनसे कहा जाए कि आपकी क्या कहानी है, तो वो 10-20 कहानियां तो आपको तुरंत सुना देंगे, मेरी ये कहानी है, ये कहानी है। बस क्या है, उनके अंदर एक लिखने का अभाव है। अगर उन्हें लेखनी मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो हमसे बेहतर कहानियां कह सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और कहानी का ये नहीं, साहित्यकार का एक उत्तरदायित्व होता है, आपकी लेखनी में बहुत क्षमता है, आप क्या लिख रहे हैं और वो समाज पर कैसा असर डालती है। तो सिर्फ कुछ भी लिख देना कहानी नहीं होता, उसमें मैसेज होना चाहिए अच्छा सा, लोगों के मर्म पे वो चोट करे। और विपरीत लिखिए, आप धारा के विपरीत लिखिए। आजकल तो लोग कम ही है ऐसे जो धारा के विपरीत लिखते हैं। ज्यादातर लोग अपना फायदे के लिए बह चलते हैं, जहाँ हवा बह रही है, जहाँ धारा बह रही है। तो मैं कुछ मैंने ठाना है कि नहीं, हमेशा विपरीत लिखना है। बेशक आपको गालियाँ पड़े, बेशक आपकी आलोचना हो, बेशक आपको लोग बुरा माने, लेकिन जो आपको बात कहनी है वो कहनी है। और अपने कहानी संग्रह की मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली लघु कथा लिखी थी, वो थी औलाद का सुख, जो कि मुस्लिम परिवेश पर आधारित थी। बहुत छोटी सी लघु कथा है। और वो कहानी जब मैंने फेसबुक पे डाली तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा इनबॉक्स भर गया गाली गलौज से। मैं डर गई क्योंकि पहला ही लेखन और उसमें इतनी सारी गाली मिलना, और अपने समुदाय से, अपने समुदाय से लोगों ने तरह तरह की बात की कि तुम्हें हम ही लोग मिले थे लिखने के लिए, हम तो वैसे इतने दबे कुचले लोग हैं, तो तुम हम पे क्यों लिख रही हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं सफाई कर रही हूँ थोड़ी सी, तो सफाई का काम पहले तो अपने घर से होगा ना, बाद में बाहर जाऊंगी। क्या बात बिल्कुल। तो मैं सच बता रही हूँ कि जितने गालियाँ मुझे मिली है ना, जितनी आलोचनाएं मुझे हुई है, कोई और होता ना तो शायद कलम एक तरफ रख देता या बह जाता, लेकिन हम सपोर्ट में करते हैं, थोड़ा सा अच्छाई दिखाते हैं। हाजरा का बुर्का लिखना आसान नहीं था, कितने लोग मुझसे नाराज हो गए, कितने लोगों ने मुझसे दोस्ती खत्म कर दी। मेरे अपने जो स्कूल की फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझसे कहा कि विषय तो अच्छा है, लेकिन ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसके बुर्के की तुमने बेअदबी भी की। बुर्के में वो लड़की भाग जाती है, बताइए लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम बुर्के में ये सब करते हैं। मैंने कहा आप लोग ये सब नहीं करते, हाजरा ने किया। और हाजरा आपने नहीं किया, हाजरा ने किया है। ये जितनी गालियाँ पढ़नी चाहिए हाजरा को पढ़नी चाहिए। आप तो बहुत अच्छे हो, अदब करते हो, बुरखे का 5 वक्त की नमाज लो, आपको थोड़ी कहा है हाजरा को गाली दो जितना गाली देंगे, मुझे क्या मत दो, हाजरा को दो। तो एक ने ये कहा कि कहानी तो ठीक है, लेकिन लास्ट में जो हिंदू लड़की के साथ भागती है ना वो, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें मुस्लिम लड़के के साथ भगाना चाहिए था। तो मैंने कहा भी भगाया भी, मतलब भगाऊं भी तो मुस्लिम लड़के के साथ। तो ये वाली बात, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, खुले मन से काफी लोगों ने मेरे किताब भी खरीदे, जो मेरे अपने लोग थे, उन्हें ये विषय बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, अगर मैं हिंदू लड़की का जगह मुस्लिम लड़की का दिखाती, शायद थोड़ी सी उन्हें संतुष्टि मिलती, थोड़ी सी संतुष्टि मिलती। फिर बुर्खा जो उससे लगा है टाइटल, बुर्खा ढीला है, तो अब सोच के देखिए बुर्खा क्या है। मतलब जहाँ हम बुर्खे की बात करते हैं, हम ऐसा एकदम वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, ऐसा हम सोच लेते हैं कि एक महिला बिल्कुल जंजीरों में बुर्खे में और जंजीरों में जकड़ी बैठी है, बिल्कुल कि वो बुर्खा है तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकती। अरे भाई, बुर्खा तो शरीर पे है, कोई दिमाग पे थोड़ी है बुर्खा, विचार थोड़ी बांध दी है बुर्खे में, कोई भावनाएं थोड़ी बांध दी है बुर्खे में। हाजरा है, बुर्खा इसलिए पहनती है क्योंकि उसे कंफर्टेबल लगता है, उसका शरीर ऐसा नहीं है। इस समाज में जो एक शरीर, एक स्त्री को एक गर्व दिया है ना कि जो मतलब मॉडल है वो 0 फिगर होनी चाहिए, जो किसी और फील्ड में तो उनका ये होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी देह होनी चाहिए, छरहरी रहे होने चाहिए। तो उस आंकड़े में मेरी आवाज बैठ हो रही है। नहीं आ रही। इंदु जी शायद हाँ आ रही है। आप वो माइक म्यूट कर दीजिए। तो हाँ, सब लोग माइक म्यूट कर, तबस्सुम जी के अलावा सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो वो बहुत कमजोर लड़की है, उसे अपने शरीर से भी लड़ना है। तो उसने क्या किया है, बुर्का उसने बहुत खुशी से नहीं पहना,
उसने अपने शरीर को ढकने के लिए पहन लिया है, लेकिन जो उसकी विचारधारा है, जो उसका जो भावनाएं है, जो उसका जो सोच है, वो बुर्का नहीं दबा पाया उससे। और ये बात फैक्ट है, और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कहती हूँ कि आजकल जो बुर्के को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है कि बुर्का बहुत पिछली सोच का एक सिंबल है, नहीं, बुर्का पिछली सोच का सिंबल नहीं है, बुर्का सिर्फ शरीर ढकता है आपका। और आजकल की जो महिला है, आजकल के छोटी बच्चे अपने कंफर्ट के लिए बुर्का पहन रही है। शायद वो ज्यादा कंफर्ट फील करती है बुर्के में। मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, मेरा दम घुटने लगता है। लेकिन आजकल के बच्चे कंफर्ट फील कर रही है, लेकिन ऐसे में क्यों पढ़ नहीं रही। आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, लड़कियां कितनी एजुकेशन ले रही हैं, डॉक्टर्स है, वकील है, मतलब किस फील्ड में बुर्के वालियां नहीं है। लेकिन एक समाज की सोच बन गई है कि बुर्का है तो मतलब बहुत ही दफिया होती है। हाजरा है वो, एक तो शरीर उनका वैसा है, प्लस गरीब है, वो कहाँ कहाँ से नए सूट लाएंगे पहनने के लिए। जब मेरे कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो मैं बड़ी सोच में पड़ गई थी, अरे मैंने सूट कहाँ से आएंगे, उसको कितना मतलब घर के हालात अच्छे नहीं थे। तो मेरे दिमाग में आता था कि काश कोई ड्रेस कोड होता तो मैं रोज रोज वो सूट और मैचिंग के सूट और वो मैचिंग के चप्पल और वो मैचिंग के बुंदे पहनने से थक जाती हूँ। इन चीजों में बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो सिर्फ बुर्का बुराई का या एक दबिश का प्रतीक नहीं है, बुर्का कंफर्ट का भी प्रतीक है। आप उन लोगों से पूछिए जो बुर्का पहनते हैं या जो गाँव देहात में घूमघट करते हैं, हमेशा हर चीज में बुराई नहीं होती, कुछ चीजों में अच्छाई भी होती है। बुर्का पहन के हाजरा आती थी, लेकिन हाँ, ये सच्ची कहानी है, मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं तुम्हें बारीकी से समझ पाई। वो महिला बुर्का पहनकर आती थी, एक तो उनका शरीर वैसा नहीं था, प्लस भावनाएं थी। काफी लोगों ने कहा कि भाई हिंदू लड़के ने प्रेम क्यों किया, तो कर लेते ना कोई मुस्लिम लड़का प्रेम, क्यों आपको कॉलेज में पढ़ती थी, ग्रेजुएशन करी थी, क्यों मुस्लिम लड़के आगे नहीं आए। और मोहल्ले का कोई लड़का रहा होगा जो उसके आसपास पड़ोस में रहता होगा, उन्होंने कहीं बिना शरीर बिना वस्त्र के देखा होगा, मतलब बिना बुर्के के छत पे देखा होगा, गली में दरवाजे पर खड़ा हुआ देखा होगा, या किसी मोहल्लेदारी होती जाते भी है घर में देखा होगा। और प्रेम किया, और प्रेम भी ऐसा वैसा प्रेम नहीं, बहुत आर्थिक प्रेम किया, अपनाया उसे। तो प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम धर्म और जात पात कहाँ देखता है, देह भी नहीं देखता प्रेम। फिर दूसरा ये कि एक जगह मुझे मेरी बहुत आलोचना हुई कि एक तो बकरी में दिखा रही है, प्लस आप उन्हें 2 पीस में दिखा रही है, खाली 2 अंतर वस्त्र पहन रखे हैं। वो 2 अंतर वस्त्र वाली घटना तो मैंने इसलिए डाली कि उनके बॉडी को पता कैसे चलेगा कि वो मतलब इस तरह से शरीर उनका ढांचे की तरह है, तो वो दिखाना जरूरी था। और वो जो दृश्य जो क्रिएट होता है उसमें सिर्फ लेखिका है और वो महिला है, वो जो हाजरा है। अगर इसी हाजरा को लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, अगर मैं इसी हाजरा को बहुत बोल्ड दिखा देती तो शायद ये मेरी कहानी किसी बहुत बड़ी पत्रिका में स्थान पा जाती। जी, तो जैसे हम जानते हैं ना, हर पत्रिकाओं का अलग अलग टेस्ट होता है। तो कितने ही लोगों ने मुझे संपर्क खत्म कर दिया और हाजरा की वजह से, कोई नहीं, मैं ऐसी कहानी लिखती रहूंगी क्योंकि ये भी समाज की सच्चाई है। रही बात मौत बेआवाज आती है, जब भी घटना हुई औरंगाबाद में तो सबके मतलब सब एकदम चौंक गए थे, आखिर क्या हुआ। 16 व्यक्ति थे, क्या क्या बातें हुई मीडिया में, किसी ने कहा सामूहिक आत्महत्या है ये, तो बड़ा मन को कष्ट हुआ कि सामूहिक आत्महत्या 16 के 16 लोग, किसी एक ने तो विरोध किया होगा ना। तो मैंने सोचा कि अगर उस मजदूर की जगह मैं होती तो कैसा परिदृश्य होता, तो मैं खुद को वहां उस घटनास्थल पर लेकर गई। आप देखिए, कभी ट्रेन में सफर कीजिए, जब रात होती है ना तो खिड़की से आप बाहर देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक काली दीवार नजर आती है। और वो लोग 6 लोग जब जाते हैं तो सुबह को निकलते हैं, और जब धीरे धीरे शाम के बाद रात होने लगती है तो कुछ सुझाई नहीं देता उन्हें। आप सड़क पे जाइए तो फिर भी स्ट्रीट लाइट होगी, वहां पर दिख जाता है, दुकानें होंगी, इक्का दुक्का कहीं कहीं बीच बीच में दुकानें होती हैं। लेकिन जहाँ पर ट्रेन जहाँ जहाँ से जाती है, दलदल भी होती है, जंगल भी होते हैं, बियाबान होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, खाइयाँ होती हैं, और सिर्फ एक काली चादर। और वो जा रहे हैं, जब सूरज डूब जाते हैं तो उनके होश खराब हो जाते हैं, अरे अब तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा, रात का बंदा सुझाई नहीं दे रहा। क्या करते हैं, पटली के बराबर में चटोल के बैठ जाते हैं। अब बैठ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कहाँ बैठे होंगे, बियाबान है, हजार तरह की वहाँ शय होंगी, वहाँ कीड़े मकोड़े भी होंगे, सांप बिच्छू भी होंगे, और भी बहुत सी चीजें होंगी। तो कोशिश करते वहां सोने की,
लेकिन नहीं सो पाते और जाते हैं वहां पर 3 लोग वहां जाकर लेट जाते हैं और जो 2 बचते हैं वो भी बाद में लेटते हैं कि भाई आपको कोई मतलब हमें लग नहीं रहा कि ट्रेन आएगी, लेट जाते हैं जी और जी। बाद में सुबह फजर के वक्त वो ट्रेन आती है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी मैं कहूँ तो सत्यता के ज्यादा करीब है बकायदा इस बात के कि उन्होंने सामूहिक आत्महत्या की। लोग कहते हैं अरे पटरी पे जाके क्यों लेट गए। देखिए ये कारण था, पहले तो साइड में लेटे थे, साइड में लेटे कीड़े वड़े ने काटा हुआ या कुछ हुआ होगा, उन्हें तो कुछ नहीं पता लग रहा कि कहाँ लेटे हैं वो। फिर वो पटरी पे जाके लेटे हैं और एकदम नहीं लेटे, जब सूरज निकलने लगा, पक्षियों की चहचहाट होने लगी, तब जाके लेटा है एक व्यक्ति और सो गया है और तब आई है मालगाड़ी। और इस कहानी को जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं बिल्कुल, तो कैसा परिदृश्य वहां पर रहा होगा। कहानी लिखने से पहले मैंने सोचा ईश्वर कम से कम मुझसे कुछ ऐसा लिखा कि सत्यता के करीब हो, वो ऐसा ना चलो, लगे कि वो नाट्य का ना लगे। जी सर। हाँ, 1 मिनट है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, पता नहीं आपने उसमें कहानी में ध्यान नहीं आ रहा कि आपने इसका जिक्र किया कि नहीं। देखिए, पूरे भारत को पता था कि रेलगाड़ियां जी नहीं चल रही हैं और जी ये तो जी बेचारे जी मजदूर थे, ये तो मजदूर थे बेचारे, तो जी मालगाड़ियां चल रही थी। दुर्भाग्य तो सबसे ये, क्योंकि जो आपका दर्द है ये मेरा भी दर्द है। बहुत लोगों ने कहा कि अरे पागल थे, बेवकूफ थे, उन्हें पटरी पे कोई लेटता है। पर उन्हें ये नहीं पता था भैया कि पूरा भारत को ये पता था कि ट्रेनें नहीं चल रही। जी जी, आगे बात जी कीजिए। जी जी, जी 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 स्वागत जी। है। जी तो खैर वो कहानी मैंने लिखी और मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को सुनाई। मैं जो भी कुछ लिखती थी सबसे पहले लघु कथा ये कहानी मैं अपने हस्बैंड को सुनाती थी। तो मुझसे मैं तो लिखती थी, लिख लिख के रोती थी, पढ़ के वो तो सुन के रोने लगते थे। तो बस उनके आंसू कुछ पहुंचने पड़ते थे मुझे, तुम्हें रो मत, अरे देखो अगली कहानी थोड़ा सा अच्छी लिखेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बहुत रुलाया सच कहूँ तो। तीसरी कहानी अपने अपने दायरे, मेरी अध्यापिका मिसेस गिल, जो कि जब अभी पुस्तक का विमोचन हुआ था प्रगति मैदान में, तो मिस्टर एंड मिसेस गिल थी। बकायदा मुझे आशीर्वाद देने आए मुझे। तो मिसेस गिल हेल्प करने गई थी अपने स्टूडेंट की और उन्होंने मुझे इतना ही बताया कि एक बेंच गई थी मैं और वहाँ 20 गोले बने हुए थे, फुड़ दिए थे। सिर्फ इतनी ही बात मुझे उन्होंने बताई। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इन गोलों के जरिए क्यों ना मैं उनका पूरे जीवन को उतार दूं। अब मैं जब लिखने बैठी तो ख्याल आते गए। जो गोला तंग है वो क्योंकि जिम्मेदारियां ज्यादा है, युवा हो गया है, वो तंग गोला है, दम घुस रहा है उनका। तो वो तंग गोला मैंने दिखा दिया। जहाँ वो बच्चे जब हो जाते तो वो एक गोले पे 2-3 लकीरें हैं, वो लकीर एक्चुअली बच्चे हैं। वो क्या एक बात। गोले पे खड़ी होती है तो वो एकदम छाया पड़ती है पेड़ की, वो पेड़ में ही एक्चुअली पति की छाया पड़ रही है। तो मैंने बड़ा बारीकी से एक एक करके चलिए पूरा जीवन आना चाहिए उसमें और एक एक करके पड़ाव पार होना चाहिए। क्या बात। गुरु दक्षिणा ये भी एक रियलिटी बेस्ड कहानी है और इस कहानी को देखिए विभाग में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ मातृवत व्यवहार करते हैं, कुछ दुख होते हैं। तो ये रही होंगी कोई अपने काल में। और ये जब मैंने कहानी लिखी तो जिसके ऊपर ये घटना घटी वो उसको मैंने वो कहानी सुनाई तो वो रोने लगी। वो इसलिए रोने लगी क्योंकि उन्होंने अपना बेबी खोया था। तो जब मैंने उन्हें वो कहानी सुनाई तो सिर्फ वहीं तक वो कहानी थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं ये तो अन्याय होगा इनके साथ, इन्हें क्या मिला, नमिता को क्या मिला, उन्होंने तो सिर्फ खोया ही खोया है। तो लास्ट में मैंने एंड बढ़ा दिया थोड़ा, मैंने कहा नहीं मैं इन्हें हीरोइन बनाती हूँ और उन्हें ऐसी स्त्री बनाती हूँ जिसने अपना बच्चा खोया है लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमा की भावना है कि वो अपने बच्चे के हत्यारे को भी क्षमा कर देती है। क्या बात, क्या बात। एक कहानी है भूख बनाम साहित्य और ये जब मैंने कहानी लिखी तो विभाग के लोग नाराज हो गए। मतलब जिस विभाग से मैंने नाराजगियों कहानी का लिखी तो शुरू से ही दौर चला है। विभाग के लोग नाराज हो गए मुझसे, काफी नाराज रहे। नाराजगियां मैंने बहुत झेली हैं और आज भी झेल रही हूँ। मुझे लगता है कि ये जो गाली है ना गालियां और ये जो नाराजगी है एक्चुअली ये कहानियां बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। जब तक कहानी मर्म पे चोट ना करे, जब तक कहानी झुंझलाहट पैदा ना करे, दिलबिलाहट पैदा ना करे और प्रेम ना जगाए, आपको अच्छा ना बनाए, तब तक क्या सार्थकता किसी कहानी की या किसी रचना की। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय गिरीश पंकज जी नहीं है
और शायद जुड़ेंगे, इंदु जी जुड़ेंगे वो? कह तो रहे थे, मैसेज था उनका कि अब जुड़ूंगा, लेकिन तो पता नहीं सवा अभी घंटे हो गए, अब क्या ही जुड़ेंगे और समय कब हो जुड़ेंगे। गया है काफी। हाँ। तो उनका एक उपन्यास है, एक गाय की आत्मकथा, और इतना अच्छा उपन्यास है वो कि जब उस उपन्यास को एक व्यक्ति ने पढ़ा जो कि मुस्लिम था, इतना प्रभावित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कि उसने आजीवन गायों की सेवा करने का प्रण लिया और घर से निकल गया, और क्या आज बात है, तक वो क्या बात गायों की सेवा कर रहे हैं। मतलब क्या साहित्य बात, तो आपको परावर्तित कर दे, परिवर्तन लाता है आपके। तो मेरा बिल्कुल। मानना ये है कि अगर मेरी कहानियां पढ़कर एक व्यक्ति भी अच्छा बनता है तो मेरे लिखने की सार्थकता है। क्या बात कर रहे हैं। और यही बहुत बढ़िया, यही बात बहुत। मैं कहना चाहूंगी सच्चा भक्त पर। ये सच्चा हम्म। भक्त कहीं ना कहीं मैं बहुत छोटी थी तो मेरे सिस्टर की शादी थी, और शादी जिस दिन शादी थी उस दिन की वहाँ के जो मुखिया थे वो बीमार पड़े हुए थे, और पता चला कि बारात आई ही है और वो एक्सपायर हो गए। लेकिन हम्म। उस घर के लोगों ने बिल्कुल भी हमें फील नहीं होने दिया, हमारे घर वालों को, कि वो एक्सपायर हो गए, क्योंकि गढ़मान में रहते थे, और जैसे ही पता हम्म। चलता सब लोग पहुंच जाता, पूरे गांव वहां पहुंच जाते थे। तो वो घटना को लेके मैंने, अब सिर्फ वो घटना तो काफी नहीं थी, उस घटना को कैसे रंग दिया जाए जो समाज थोड़ा सा अच्छा बने, तो इसलिए मैंने सांप्रदायिक सौहार्द से उस कहानी को जोड़ा। एक को पंडित बनाया, अपनी फैमिली को मैंने दर्जी बना दिया, क्या बात। और कहानी का ताना बाना बुना मैंने। बाकी पानी और आसमान, मैं बचपन में पानी से बहुत डरती थी। जहाँ कहीं गड्ढों में पानी भर जाता था मुझे लगता था, आज भी मुझे लगता है मैं गिर पड़ूंगी उसके अंदर, मुझे मैं भी। डूब जाऊंगी। वो देखो ना प्रतिदिन दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं हम्म। डूब जाऊंगी उसके अंदर। तो वो हम्म। मेरी सिस्टर थी और मैं थी, तो हम लोगों का संवाद था उस वक्त, तो बचपने का संवाद रहा होगा, लेकिन वो फिर कैसे पेश करना है, तो थोड़ा सा कवित्री हूँ तो बन जाते, निकल जाते हैं शब्द अपने आप ही। प्रेम और क्या बात। समर्पण, हालांकि कहानी कम भाव ज्यादा नहीं है, तो ये भी किसी की कहानी है, मेरी तो नहीं, किसी और की कहानी है। तो ये है कि फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपको प्यार होता है, और प्यार वो आपको किस अंजाम तक ले जाता है। बेहतर यही है कि आप स्ट्रॉन्ग बने और इन चीजों से दूर रहकर अपने आत्म विकास की ओर ध्यान दें। कला और क्या। भी कहानी, आप देखिए सर मैम, कि जब हम कहीं रेजाइट पे जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे कलाबाजी खा रही होती है, एक स्त्री वहां बैठी हुई ढोलक बजा रही होगी, बच्चे रिंग लेके कलाबाजी देखी है मैंने कितनी बार। तो वहाँ को लेके मैंने वो कहानी देखी, हाँ। और एक क्योंकि बंजारे थे वो लोग, तो वही एकदम हम्म। कच्चे छोटे बांधी हुई रंग बिरंगी, और छोटी सी लड़की है, बड़ी प्यारी सी, काली सी, और तेल लगा हुआ है, और वो कैसे कलाबाजियां खा रही है। हम्म। कलाबाजी खा रही है क्योंकि आत्मसम्मान बाकी है, क्या बात इसलिए है, क्या कलाबाजी बात। खा रही है सड़क पर। क्या बात। आत्मसम्मान हम्म। नहीं होता तो कहीं शायद भीख मांग रही होती बाकी लोगों की तरह। ये क्या छोटे कहें। छोटे बच्चे देखते हैं ना, हम्म। आत्मसम्मान जिंदा है। हम हम्म। ज्ञान तो बहुत सारा देते हैं कि अरे क्यों भीख मांग रही है, या क्यों नाटक कर रही है, तमाशे कर रही है, लेकिन आप ये देखिए कि कितने स्वाभिमानी है वो लोग, इतनी छोटी छोटी बच्ची के अंदर स्वाभिमान, अपने क्या माता बात। पिता के प्रति, अपने कला के प्रति। चाहते तो कुछ चेंज कर सकते थे, कहीं भी लग सकते थे, लेकिन फिर भी हम्म। स्वाभिमान उनके अंदर जिंदा है। शहर वापसी, हम्म। मेरे एक मित्र ने कहा कि भाई तुम सब विषय पे कहानी लिख रहे हो, तो जो यहाँ से गए हैं और वहां जाके जो पीड़ा भोगी है, हालांकि बहुत छोटी सी कहानी है, उसके बारे में लिखो। वहां जाते हैं, हम्म। बड़ा, अभी पांचों मजदूर जो थे किसी तरह शहर अपने गांव पहुंच जाते हैं, किसी भी तरह करते, वहां जो इनके साथ त्रासदी होती है, जो उनका हम्म। परिवार उनकी आय पर डिपेंड है, जो उनकी मजदूरी पर डिपेंड है, वो वहां जाके देखते कि वो तो वहां पर भी परेशान हो रहा है। जिस कोरोना के डर से हम शहर से गांव भागे हैं, कोरोना तो वहां पर भी पहुंच गया। कोरोना हम्म। पहुंच गया, प्लस वहां भूख, प्लस वहां माता पिता परिवार उनकी दयनीय दशा, तो क्या करें, सब भाग कर आए हैं वापस। हम्म। यहाँ से प्रण करके गए थे कि कुछ भी हो जाए, चाहे क्षीर सागर वो शेषनाग अपना ये कर दे, लेकिन मैं नहीं आऊंगा जी। लेकिन गए और हाँ। वापस आना पड़ा। जी, देखते हैं जी, जी। माता पिता की हालत, घर की हालत है, रुक ही नहीं सकता मजदूर। मजदूर की ये एक हम्म। विसंगति है कि वो अपने घर में टिक ही नहीं सकता, अभिषिक्त होता है मजदूर घर से दूर रहने के हम्म। लिए। हम्म। तो यही सब ताना बाना लेके मैंने
अपना कहानी संग्रह हाजरा कब्र का झूला है जुबान। और इसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्पना जी की और आनंद शर्मा जी की, जिन्होंने मुझे पूरा पूरा सहयोग दिया इसके प्रूफ से लेकर इसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव जो दिए जाते हैं इस किताब के लिए, हमेशा मेरे लिए तत्पर रहे आनंद शर्मा जी और अल्पना जी। मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, पता है क्या सर, पता है लोग मुझसे डरते हैं, वो ये मतलब इसलिए भी डरते हैं कि भाई कभी तुमको नाराज मत करो, कभी तुम नाराज होंगे तो वो जो घटना हुई है उसकी एक कहानी हमें भेज दो। मैंने किया भी है, जैसे कि मैं नाराज हो जाती हूँ ना तो उसी घटना की एक छोटी सी कहानी बना के मैं उसे भेज देती हूँ। क्या बात है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी जो इस पुस्तक प्रक्रिया में जिन्होंने भूमिका लिखी, आदरणीय तेजेंद्र शर्मा सर। सबसे पहले तो प्रताप सहगल सर, जिन्होंने फ्लैप लिखा है और वो किसी वजह से फ्लैप आगे पीछे बैक कवर की जगह पीछे छप गया है, लेकिन अगले जो इसका अंक आएगा तो वो हम कोशिश करेंगे कि वो पीछे ही आए। तेजेंद्र सर ने मुझे बहुत, हाँ तेजेंद्र सर ने मुझे बहुत पिता तुल्य मुझे प्रेम दिया है और हमेशा मुझे सहयोग दिया है। मैं उन्हें अब्बू सर बोलती हूँ प्रेम से। उसके बाद गिरीश पंकज जी वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरी पहली लघु कथा को सद्भावना दर्पण में स्थान दिया। 2013 की बात है, मेरा कविता प्रोग्राम था प्रगति मैदान के साहित्यिक मंच पे, तो तब मेरी गिरीश पंकज जी से भेंट हुई और मैं कुछ लिखती नहीं थी, सिर्फ कविता लिखती थी जो कि उसमें एक पत्रिका में छपी और हमें बुला लिया वहाँ पर कविता प्रोग्राम के लिए। तो जब पंकज जी ने मुझे देखा और मुझसे कहा कि तबस्सुम के अंदर प्रतिभा है और उसे मंच मिलना ही चाहिए, तो जो मंच दिया मुझे पहली बार वो गिरीश पंकज जी ने दिया। कहानी लेखन की अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले कविता करती थी, मैंने एक बड़ी उल्टी सीधी सी कविता करके बहुत बड़ी सी मैंने गिरीश सर को भेज दी। गिरीश सर को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा ये कविता नहीं है, तुम इसको कहानी बनाओ। मैंने कहा सर कैसे कहानी बनाओ? कहते प्लॉट करो, प्लॉट बनाओ, चरित्र बनाओ, उनका संवाद लिखो, ऐसे ऐसे करो। वो समय था अल्पना जी कि मैंने जो पहली लघु कथा थी औलाद का चित्र, वो मैंने लिखी और वो मैंने उनकी पत्रिका में छपवाई। मुझे याद नहीं आता कि गिरीश पंकज जी ने आज तक मेरी किसी रचना को मतलब मैं भेजा है और उन्हें ना छापा हो या ना करा हो। मेरे सबसे बड़ा सौभाग्य कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। पंकज जी हैं, वो तेजेंद्र शर्मा सर हैं, प्रताप सहगल सर हैं या यशपाल सर हैं। यशपाल सर भी मेरे गुरु हैं। इसमें जितने भी ये अपने अपने दायरे में जो पंजाबी यूथ हुई है ना, तो मुझे यशपाल सर ने मेरा ध्यान वहाँ केंद्रित कराया कि अगर ऐसे देख लो इसके संवाद हमें ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि वो टूटी फूटी पंजाबी थी। तो फिर मैंने आनंद शर्मा जी को बोला तो उन्होंने वो पंजाब के मतलब कुछ जानने वाले हैं वो, तो उन्होंने ठीक करवाया मुझे। तो काफी लोगों ने मेरी इस किताब में सहायता की और काफी लोगों ने मुझे गढ़ा। मैं भी अनगढ़ मट्टी थी अपने झूठा ईश्वर के वो मूर्ति सदानंद है ना, मैं उसकी तरह ही थी। मुझे गुरुओं ने गढ़ के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सभी गुरुओं की और अपने जो मेरे मित्र हैं जो मुझे सहयोग करते हैं। हाँ, प्रतिभा मैम का नाम रह गया है, यशपाल सर, प्रतिभा मैम, एनसीईआरटी के अध्यक्ष डॉक्टर लाल चंद्रान, कमलेश भारती जी, हिंदी हमारे जामिया हिंदी विभाग के जो पूर्व डायरेक्टर रहे हैं जेएमसी और पूर्व एचओडी रही हैं प्रोफेसर इंदु वीरेंद्र जी, इन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है। तो इन सब का सहयोग, इन सब का प्रेम, इन सब का जो एक छाया है वो सब मिलाकर किताब तैयार हुई हाजरा कब्र का झूला। क्या बात है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे और गालियाँ पड़े, मैं और लिखूं, मैं और गालियाँ पड़े और आलोचनाएं हो ताकि मैं और अच्छा साहित्य लिख सकूं। प्रशंसा होने लगेगी तो फिर हम तो खत्म ही हो जाएंगे जी। प्रशंसा से इंसान आगे नहीं बढ़ता, प्रशंसा तो कान में कह दी जाती कुत्ते से, विरोध से आगे बढ़ता है। कितनी ही मैंने लघु कथाएं लिखी हैं तो मुझे जवाब मिला कि भाई आपने मुस्लिम को क्यों नायक बनाया, आपको किसी दूसरे को नायक बनाना चाहिए था। मैंने कहा जी बना दूंगी, दूसरे में बना दूंगी, और बना दिया मैंने दूसरे में नायक। दोनों तरफ नायक हैं और होने चाहिए, दोनों तरफ विलेन है, दोनों तरफ नायक है, लेकिन मैंने विलेन कम दिखाया अपने साहित्य में, मैंने नायक ज्यादा दिखाया। मेरे कहानी में, मेरे लघु कथाओं में एक विलेन मुझे मिलेगा आपको,
लता ज्ञानेश्वरी से छोड़कर। क्या बात, बहुत बढ़िया तबस्सुम जी। ये जज्बा, ये सोच, ये अंदाज और ये स्वर की जो दृढ़ता है यूं ही बनी रहे आपकी। इसी तरह बेबाकी से आपका आनंद कलम जो है चले। आनंद शर्मा जी का मैं विशेष तौर पे धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि रचनाकार के लिए केवल पाठक ही नहीं, दर्शक भी जरूरी होते हैं, श्रोता भी जरूरी होते हैं। कोई हमारे पास आए कि हम आपकी कहानी का प्रसारण करना चाहते, तो हमारे लिए तो लगा जैसे कारू का खजाना खुल जाए। कौन रचनाकार नहीं चाहेगा कि कहानी रेडियो पे सुनी जाए, कौन रचनाकार नहीं चाहेगा कि उसकी कहानियां को दर्शक भी मिले, उस पर फिल्म बने। हालांकि एक मेरी लघु कथा पर शॉर्ट फिल्म बनी थी, लेकिन वो तकनीकी रूप से इतना अच्छी नहीं थी। एक डायरेक्टर ने कहा कि हम हाजिरा पर फिल्म बनाएंगे, उनका खुले दिल से स्वागत है। तो आनंद शर्मा जी ने बहुत मेहनत की मेरी कहानी पे और हमेशा मेरी कहानी को सराहा है। वो उनका बड़प्पन है कि वो मुझे गुरु मानते हैं, मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहूंगी कि आगे भी भविष्य में वो मेरी कहानी का प्रसारण करें। क्या बात है, बिल्कुल और बिल्कुल। वो उनका हमेशा हम लोग एक टीम बन के काम करें। जी जी जी। आनंद जी का मैसेज आया था कि उनके यहाँ लाइट नहीं है और इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, उस वजह से वो जुड़े नहीं रह पाए हैं और नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं वही कह रही थी तबस्सुम जी कि ये हौसला, ये हुनर, ये लेखन की जो प्रतिबद्धता है आपकी और विषयों को लीक से हटकर सोचने की जो सोच है वो यूं ही बनी रहे आपकी, ऐसे ही तेजस्वी धार बनी रहे आपकी कि धारा के विपरीत बहे चरण किसी के नहीं गए। तो चरण किसी के नहीं गए हैं और निरंतरता में आप धारा के विपरीत बहे हैं, ऐसे ही बहती रहें, ऐसे ही रचती रहें। हमारे हाइफा परिवार से बहुत सारे सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। हाइफा परिवार यानी कि हरियाणा इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन हमारा समूह है और बिल्कुल पारिवारिक समूह हो गया है हमारा। संगीता देवी जी हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, हरियाणा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं और वो बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हैं तबस्सुम जी को। अशोक मेहता जी जुड़े हैं जो कि हरियाणा में फिल्मों में अच्छा काम कर ही रहे हैं, मुंबई जाकर के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। विशाल शर्मा जुड़े हैं। विशाल शर्मा हमारे जो है अनुज हैं, छोटे भाई हैं और बहुत ही प्यारे और स्नेहिल से और सबका ख्याल रखने वाले, बहुत कर्मठ हैं और लिखते भी बहुत अच्छा है, कविताएं भी लिखते हैं। साथ ही साथ जो है वो हाईफाक के सदस्य तो हैं ही, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी बहुत कमाल का काम वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किताबें इंसान को उम्र से ज्यादा समझदार बना देती हैं। बिल्कुल। और विशाल भाई को भी बहुत शौक है किताबें पढ़ने का। गिरेंद्र गुड्डू जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ दिलीप मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द की दिशा में यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। माउंट लिटरेसी स्कूल से भी हमारे साथ में जुड़े हैं उत्कर्ष गर्ग जी, लगातार बने हुए हैं। इरफान राही जी कह रहे हैं कि वह प्रशंसा होने लगी तो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि समीक्षात्मक टिप्पणियां लगातार मिलती रहें तो बेहतरी लेखन में ज्यादा आती है। मुझे वो शेर याद आ रहा है, शायद बशीर साहब का ही है, सर ज्यादा बताएंगे कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। यह किन्हीं अन्य शायर का शेर है कि जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, एक चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। तो तबस्सुम जी, ये जो आपको गालियां मिल रही हैं, विरोध मिल रहा है, ये जो है कहीं ना कहीं आपको प्रेरित कर रहा है और बेहतर रचने के लिए। हम गिरीश पंकज जी का लगातार इंतजार कर रहे थे, लेकिन शायद कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। सर नहीं जुड़ पाए हैं। आज वो एक ऑफलाइन आयोजन में भी उनकी व्यस्तता थी और शायद इस समय ट्रैवल कर रहे हैं, तो हो सकता है नेटवर्क इशू आ रहा हो, इसी वजह से शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कमाल की चर्चा, बहुत ही सार्थक चर्चा, तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर ने जिस तरह से विवेचना की है, उससे निश्चित तौर पर बहुत प्रोत्साहन मिला है। तबस्सुम जी को बहुत उत्साह बढ़ा है और उनको आगे भी बहुत अच्छा करने का मन रहेगा लगातार। और जिस तरह से जो है हमारे भाई चले गए आनंद जी, उन्होंने जिस तरह से व्याख्या की वो भी कमाल की बातें उन्होंने रखी और ये सुझाव भी अच्छा है कि फिल्में बननी चाहिए, ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। बिल्कुल इस दिशा में भी निश्चित तौर पर कार्य होगा। इंदु जी का सहयोग सबसे ज्यादा रहता है। इंदु जी लगातार ये जो
प्रवाह चला रही हैं साहित्यिक गोष्ठियों के माध्यम से, एक सोच, एक विचार, एक मुहिम पैदा करने का ये कमाल का प्रयास है आपका। आपको सलाम है इंदु जी इसके लिए, और बहुत प्यारी हैं आप, बहुत स्नेहिल हैं, हमेशा साथ देती हैं, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का आज के इस आयोजन में जुड़ने के लिए। एक मिनट, अब अल्पना लेकिन जी, सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, जी, मैंने जी। कहा इसका समापन जो है ना एक अंश से होना चाहिए, और अच्छा। इनकी बड़ी जी बहुत मार्मिक कहानी है, उसके उसकी 3-4 पंक्तियों से समापन हो तो अच्छा रहेगा। जी जी। मालगाड़ी निकल गई और अपने पीछे छोड़ गई गरीब मजदूरों के बिखरे कुचले सपने, उन पर आश्रितों के लिए जीवन भर के लिए आंसू, और रह गईं वहां उनके लहू में सनी केवल कुछ रोटियां, जो जीवन भर एक गरीब को तरह तरह नचाती है। जो रोटी एक मजदूर का खून बढ़ाती है, वही आज उनके खून में सनी उनकी मौत का मातम मना रही है। ओ, क्या तो बात ये है सर, क्या बात है इस सर। अंश से ही समापन हो तो अच्छा। बाकी अब मैंने तो बड़ी बहुत सारी तारीफ की है, तो इसमें ये किसी गलत बात ना जाए। जिसको थोड़ी बहुत जानकारी उसकी तारीफ काम की होती है, और जो गालियां हैं, कोई अच्छा आदमी कभी गाली नहीं देगा। वो तो ये गालियां बड़े काम की है, सही बात है, लेकिन गालियां हमेशा वो छोटे मतलब वो संकुचित सोच वाले गालियां देते हैं, लेकिन वो भी काम की होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जी बिल्कुल सर। अल्पना जी, आप जी जी मैं छोटा जी। सा अंश मैं भी सुनाना चाहूंगी। अरे जी अरे, सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बिल्कुल कहानी सुनना है चाहती हूँ। झूठा ईश्वर। हाँ। प्रिय शिष्य सदानंद, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि जिस गुरु का तुमने अपमान किया, अपने कटु वचनों से उन्हें पीड़ा पहुंचाई, इतना कुछ होने पर उन्होंने तुम्हें विजेता घोषित क्यों कर दिया? तो सुनो, अपने जिस कलाकृति को तुमने प्रतिस्पर्धा में पेश किया, उस कलाकृति में मेरे ही आत्मा का अंश था। क्या बात। बल्कि तुमने जो कला सीखी है, उसमें मैं ही तो सांसें ले रहा हूँ। आहा, क्या बात। क्या बात। चाहे तुमने स्वार्थवश ही मुझे अपना गुरु माना हो, स्वार्थ पूरा होने के बाद मैं बेशक तुम पर मात्र एक बोझ बनकर रह गया, जिससे उकसा कर तुम मुझसे दूर भागते रहे। लेकिन मैंने तो सदा से ही तुम्हें अपने सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकारा था। आहा, बेशक तुम्हारी देह झूठी हो, स्वार्थी हो, पर उस देह पर टिका मेरा ईश्वर झूठा नहीं था। क्या क्या कहते। समझे सदानंद? मेरा ईश्वर झूठा नहीं था, सच्चा था। उस ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम और मेरा समर्पण सच्चा था। भक्त झूठा हो सकता है, पर गुरु द्वारा उसको दिया गया ज्ञान कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरी कला कभी झूठी नहीं हो सकती, और मुझे खुशी है तुम्हारे रूप में आज मेरी कला की जीत हुई है। मेरा ईश्वर जीता है, की जीत हुई है, उस सत्य की जीत हुई है जिसका तुम्हें पुरस्कार मिला है। सदा खुश रहो। क्या बात। क्या क्या बात है तबस्सुम, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मैम। हालांकि स्थिति इस समय वही है, सर ने भी जैसे अभी ये थोड़ा सा अंश सुनाया, आपने भी सुनाया कि महफिल यूं ही चलती रहे। मनस्थिति तो बिल्कुल यही है इस समय, लेकिन समय जो है सर बार बार घड़ी की ओर भी देख रहे हैं। बिल्कुल समापन तो करिए। जी जी जी। तो कोई बात नहीं, अगले उसमें फिर से हम जुड़ेंगे, फिर से बातें होंगी, फिर से गुफ्तगू होगी, और अभी तो आपके बहुत सारे संग्रह आने हैं तबस्सुम जी, अभी तो महज शुरुआत है। तो ये जो शुरुआत इतनी धमाकेदार हुई है, इतने कमाल की आपने ये इतनी पुष्ट कहानियां जो हैं प्रथम कहानी संग्रह में आना, वाकई आपकी लेखनी का कमाल है। ये लेखनी यूं ही चलती रहे, लगातार आप ऐसे ही लिखती रहें। ढेर सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार पुनः श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बेशकीमती समय देने के लिए, इतना मार्गदर्शन करने के लिए। इंदु जी आपका बहुत बहुत आभार हमेशा
स्नेह बनाए रखने के लिए और हमारे लिए हमेशा तैयार रहने के लिए। आनंद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तमाम व्यवधानों के बीच भी जुड़े और साथ बने रहे। और तबस्सुम जी, आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि इतनी बेहतरीन कहानियां हमें देने के लिए, साहित्य जगत को और अधिक पुष्ट करने के लिए, और एक उम्मीद की रोशनी, एक उम्मीद की किरण बिखेरने के लिए कि नहीं, बहुत कुछ अच्छा रचा जा रहा है, संभावनाएं बहुत हैं और ये संभावनाएं यूं ही बनी रहें, आप ऐसे ही निरंतरता में लिखती रहें। तहे दिल से शुक्रिया और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।